तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के रिवोल्ट को समझना है बहुत अच्छे से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं, एक नॉलेज के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि एक्चुअली क्या हुआ था उस समय। तो अब जो रिवोल्ट हुआ इसका बैकग्राउंड तो तैयार हो चुका है। इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा पॉपुलर अपराइजिंग बिफोर 1857, वो बैकग्राउंड तो तैयार है। उस बैकग्राउंड में एक और चीज मदद मिलेगी कि जो मास है इस रिवोल्ट का, वो मास भी मिल जाएगा। मास का मतलब है लोग, आर्टिशन, पीजेंट्स वगैरह, जो डिपोज रूलर्स वगैरह वो भी सपोर्ट में आएंगे। देर आफ्टर कुछ और भी चीज है, जैसे ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी वो भी इसके बैकग्राउंड, काफी सारी चीज रहेंगी। खास करके डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो एक बहुत बड़ा रीजन रहेगा रिवोल्ट ऑफ 1857 का। इसके अलावा आप इसमें बहुत सारे कॉजेज और दोगे, मेजर मेजर कॉजेज मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे कॉजेज में से एक कॉजेज ये भी होगा कि जो उस समय इनफील्ड जो राइफल, नई जो राइफल इशू की जाएगी, उसका जो कारतूस होगा, उस कारतूस को खोलने के लिए आपको मुंह से उसके कारतूस की ऊपर की लेयर हटानी होगी। और वो ये एक रूमर फैल गया कि वो जो कारतूस बने होते हैं वो सुअर से और गाय के बने हुए हैं। तो सुअर मुस्लिम्स के लिए हराम था, गाय हिंदूज के लिए हराम थी। तो इस तरह से दोनों ने उसको मना कर दिया कि हमें कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड फाइनली रिवोल्ट का जो मेन जो इमीडिएट कॉज है वो वही रहेगा, कारतूस वाला। बाकी कॉजेज बहुत सारे थे। इमीडिएट कॉज अगर बात करेंगे तो जो कारतूस था वही ग्रीस कारतूस जिसको बोलते हैं, जिसपे काउ एंड सुअर, जो पिग का जो चर्बी के बनाया हुआ था, वो इमीडिएट रीजन था। लेकिन सिर्फ वही रीजन नहीं था, और भी बहुत सारे रीजन थे। अब एक एक करके सारे रीजन समझते हैं कि 1857 का रिवोल्ट आखिर क्यों हुआ। तो पहले बात करते हैं पॉलिटिकल रीजंस के ऊपर, पॉलिटिकल कॉजेस के ऊपर। तो पॉलिटिकल कॉजेज में पहला क्या है कि प्रिंसली स्टेट को जो अनेक्सेशन होता है, अनेक्सेशन किस तरह से किया गया, दो तरीके से। एक तो विलेस्ली का सब्सिडी अलायंस सिस्टम जो पहले से चला हुआ रहा था, एक डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैं आपको बहुत अच्छे से पहले बता के आ चुका हूं गवर्नर जनरल के टाइम पे, फिर भी दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इससे क्या होगा, जो भी रूलर्स थे वो ऑब्वियसली बात है रिवोल्ट करना ही करना है। जब उनकी जमींदारी, जो उनकी जमींदारी छीनी जाएगी, उनकी जमीन छीन लेगी, उनका किंगडम ले लोगे, तो क्या करेंगे बेचारे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को दोबारा समझते हैं। क्या है कि तीन कैटेगरी की स्टेट बनाएगी हिंदू स्टेट्स को। एक तो वो जहां नॉट ट्रिब्यूटरीज और नेवर सब ऑर्डिनेटेड। अब वो बोलोगे, एक आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर एक सवाल का जवाब दो। ये आपने लिखा देयर वाज थ्री कैटेगरी ऑफ हिंदू स्टेट्स। क्यों भाई, क्या मुस्लिम स्टेट्स का नहीं लगता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? बताइए आंसर इसका जरा। आप देखो कितने लोग दिमाग चलता है, बताओ जरा। क्योंकि जो मुस्लिम स्टेट थी वहां एक से ज्यादा वाइफ होती थी, तो अडोप्ट बच्चों की वहां अडोप्टेशन की तो प्रॉब्लम ही नहीं आती थी। वहाँ बच्चे इतने होते थे, एक एक के 15 15, 20 20, 25 25, तो ठीक है, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वहां नहीं था, तो हिंदू इंस्टीट्यूट के अंदर वो दिक्कत आ रही है कि ज्यादातर एक तो एक ही वाइफ होती थी, और कई बार ऐसा होता था कि इनके बच्चे नहीं होते थे, तो वहां दिक्कत आती थी। तो तीन कैटेगरी की हिंदू स्टेट बनाएगी। एक वो देव जो कभी भी ट्रिब्यूटरीज या ब्रिटिश के अंडर में नहीं थे। एक तो वो जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट काम करते हैं, उनके ऊपर ब्रिटिशर्स बोलेंगे भैया ऐसी स्टेट जो कभी भी हमारे अंडर में नहीं रहे, तो ब्रिटिशर्स का उनके ऊपर कोई हक नहीं है कि वो अपने जो किंगडम का जो नया किंग है वो किसको बनाए, किसी बच्चे को अडॉप्ट करके बनाए या बच्चा पैदा करके बनाए, वो उनकी मर्जी है। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी की स्टेट थी, जो ट्रिब्यूटरीज या सब ऑर्डिनेट थे ब्रिटिश के, जो ब्रिटिश के अंडर में थे, एग्जाम्पल के लिए मसूर ले लो, मसूर वोदिया डायनेस्टी आ गई थी, ठीक है। तो इस तरह की जो किंगडम थी जो ब्रिटिश के अंडर थी, अगर वहां उनको बच्चा जो किंग बनाना है, किसी अडॉप्ट बच्चे को बैठाना है, क्योंकि राजा के बच्चे नहीं हुए, खुद का जो वारिस नहीं पैदा कर पाए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी गवर्नर जनरल होगा उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। स्पेशली डलहौजी के बारे में बात करो तो डलहौजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन तीसरा ऐसा हुआ इसको बनाया ही ब्रिटिश इंडिया ने, जो किंगडम से अलग करके ब्रिटिश इंडिया ने कोई नई टेरिटरी अक्वायर कर दी। मान ली नॉर्थन सिरकार था, तो नॉर्थन सिरकार को लेकर उन्होंने अपने कंट्रोल में कर दिया, उसने नया राजा बना दिया। तो अगर वहां उस राजा के कोई बच्चे पैदा नहीं होते, ठीक है, और वो बोलता है कि नहीं मुझे अडॉप्ट करना, बोला उसको परमिशन ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको बनाया ही ब्रिटिश इंडिया ने। तो वो अपने छोड़ दे, उसकी जगह फिर दूसरा राजा बैठेंगे वो लोग। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से बहुत सारी स्टेट का एनेक्सेशन हुआ, जैसे कि सतारा, जैतपुर, संबलपुर, भागलपुर, भागत हिमाचल प्रदेश में, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध। प्लीज ये सारी की सारी विद डेट याद रखना। वो घर पे आके प्रैक्टिस करना, जब घर पे ही हो, घर पे आके प्रैक्टिस करो, घर पे ही तो बैठो। हाँ, बट जब इसको आप मेरे क्लास बंद होने के बाद जब ले, तो ये सब सारी चीजों को अच्छे से याद करिएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे झांसी हो गया, एक अवध हो गया, एक हो गया हमारा नाना साहब के बारे में। तो पढ़ लेते हैं क्या चीज है। झांसी का जो अनेक्सेशन हुआ वो कैसे हुआ, कि झांसी के जो झांसी बेसिकली था कि झांसी एक मराठा की प्रिंसली स्टेट थी, मराठा ही एक्वायर करके बैठे थे। और मराठा में भी कौन, गंगाधर राव। गंगाधर राव मर जाते हैं, कोई बायोलॉजिकल मेल हियर रहता नहीं है, मतलब कोई उनका लड़का नहीं रहता है जो उनको राजा बना सके। तो डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अप्लाई कर देता है। और जो दामोदर राव है, दामोदर राव कौन है, गंगाधर राव का अडॉप्टेड बच्चा बच्चा उसको मना कर देता है कि ये राजा नहीं बनेगा। तो इससे क्या होगा, रानी लक्ष्मीबाई जो है रिवोल्ट कर देती है।
हालांकि रानी लक्ष्मीबाई को बोलते हैं कि तुम एक काम करो, महल खाली कर दो, निकलो, और तुमको 60,000 रुपए सालाना पेंशन मिलेगी। पर रानी लक्ष्मीबाई मानती नहीं, और आज आप जानते हो कि रानी लक्ष्मीबाई का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है, जो भी उन्होंने पराक्रम दिखाया उसकी वजह से। अवध के बारे में क्या है कि अवध के बारे में बात कर चुके हैं, मिस गवर्नेंस के चक्कर में इसको नेक्स्ट कर लिया था। नाना साहब के साथ क्या किया कि नाना साहब कौन थे? नाना साहब अडोप्टेड सन थे किसका? पेशवा बाजीराव टू। पेशवा बाजीराव टू कौन सा वाला? वही मराठा, जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी उसके बाद पेशवा बाजीराव टू को बोल दिया कि जाओ पेंशन पे रहो। तो उन्हीं का ही अडोप्टेड बच्चा था नाना साहब। तो ये क्या बोला, मुझे बनाओ पेशवा। तो उन्होंने बोला कि अब तो पेशवासिप खत्म कर दिए। याद करा, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद पेशवासिप खत्म कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ही वाज रिफ्यूज्ड पेंशन बाय द ब्रिटिश दैट ही वाज पेड, मतलब बाजीराव को जो पैसा मिला था पेशवा बाजीराव, इसके बाद ये पैसा इसको मिलना बंद कर दिया इनके मरने के बाद। क्यों? क्योंकि पेशवा बाजीराव तो पेशवा थे, लेकिन नाना साहब थोड़ी पेशवा है, क्योंकि पेशवासिप अब एंड हो चुकी है। तो इसके चक्कर में नाना साहब भी रिवोल्ट का एक पार्ट बन जाते हैं। और कहां से रिवोल्ट करते हैं? कानपुर से, याद करेगा उस समय यहाँ पे ये कानपुर में रहते थे नाना साहब। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, और भी बहुत सारे हैं, बट 3 मैंने मेनली स्पेशली इवेंट तो लिख दिए। तो यहाँ जो उदयपुर है, ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं, ये उदयपुर छत्तीसगढ़ वाला मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये कंफ्यूज मत होइए, राजस्थान वाला नहीं है, ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ वाला उदयपुर है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। एक कॉज तो ये हुआ कि इन भाई साहबों ने क्या कर लिया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अप्लाई करके एनेक्सेशन कर लिया। जो पॉलिटिकल कॉजेज के बारे में बात करें, दूसरा पॉलिटिकल कॉज क्या आएगा? दूसरा पॉलिटिकल कॉज होगा कि एबोलिशन ऑफ द रीगल टाइटल। रीगल टाइटल का मतलब है प्रिटेनिंग टू ए किंग। तो जो किंग का टाइटल था वो भी इनसे ले लिया। अब समझाता हूँ कैसे इसके लिए। ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि फखरुद्दीन, प्रिंस फखरुद्दीन जो बहादुर शाह के बाद रजा था, बहादुर शाह के टाइम पे क्या होगा पता है कि सारे जो भी बहादुर मतलब रिवोल्ट के बाद, रिवोल्ट होने के बाद, रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, और रिवोल्ट होने के बाद जितने भी प्रिंसेस होंगे सबको मार दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि डलहौजी भाई साहब, मतलब उस 1857 के रिवोल्ट से पहले की बारे में बात कर रहे हैं, डलहौजी रिकॉग्नाइज द सक्सेशन ऑफ द मुगल प्रिंसेस फखरुद्दीन आफ्टर बहादुर शाह टू। उसने बोला कि बहादुर शाह टू के बाद ये इंपीरियर बनेगा। डलहौजी ने पहली बात बोली थी, ठीक है। बट ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ रिटेनिंग द इंपीरियर इन इंपीरियर। उसका मतलब है एम्पायर विद इन एन एम्पायर। वो नहीं चाहता था कि एक ब्रिटिश एम्पायर के अंदर मुगल एम्पायर हो, ठीक है। ये डलहौजी की इच्छा थी। 1857 में क्या होता है, फखरुद्दीन की डेथ हो जाती है, ठीक। तो लॉर्ड कर्निंग जो अगला गवर्नर जनरल आता है, और आपको लास्ट लास्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट वाइसरॉय भी है, वो क्या करता है, प्रिंस इन नेक्स्ट इन सक्सेशन, इसके बाद जो अगला प्रिंसेस था, वुड हैव टू रिनाउंस द रीगल टाइटल एंड एनसेटल मुगल प्लेसेस। बेसिकली इसने बोल दिया कि अब तुम्हारे पास कोई रीगल टाइटल नहीं है, तो कोई किंग विंग कुछ नहीं हो, चुपचाप मुगल प्लेसेस खाली करो और निकलो बाहर, भागो यहाँ से। तो ये जो चीज होगी, ये कहीं ना कहीं फोर्स करेगी इनको वापस से किसके लिए, रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, मुगल्स को। मुगल्स का पार्टिसिपेशन अभी तक नहीं है। बहादुर शाह टू जो है, जो उसका पार्टिसिपेशन अभी तक नहीं है। प्रिंसेस अभी तभी मौजूद है, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन इक्वली कब आएगा? क्योंकि उससे पहले, रिवोल्ट होने से पहले, लॉर्ड कैनिन वार्न कर चुका है मुगलों को कि तुमको अभी किला खाली करना पड़ेगा। तुमको पता है अगर रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करो तो वैसे ही हमारे पास कुछ नहीं है। इन एडिशन, इसके अलावा ब्रिटिश ऑल्सो अबोलिश द रीगल टाइटल ऑफ द नवाब ऑफ कर्नाटक एंड तंजौर। इनके अलावा 2 और हैं, कर्नाटक के तंजौर, उनके भी टाइटल अबोलिश कर दिए। तो ये बोलेंगे भाई हम भी आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए, पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। तीसरा, एलियन रूल ऑफ द ब्रिटिश। एलियन रूल का मतलब वही है कि मुगल अफगान जो भी आए यहीं रहे, यहीं बसे, यहीं पे पैसा लगाया, ये तो सारा पैसा लूट के चले गए। तो ये तीसरा रीजन था। इसको बोलते हैं एब्सटेंटी सोवर्जिनिटी। इसका मतलब होता है रूल ऑफ फॉरेनर फ्रॉम ए डिस्टेंट लैंड। इंग्लैंड से बैठ के यहाँ पे काम कर रहे थे। ये टर्म ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में टर्म आ जाती है, एब्सटेंटी सोवर्जिनिटशिप, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि फॉरेन लैंड से बैठ के आप यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हो। इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉसेज में क्या है? पहला वो ये रायतवाड़ी सेटलमेंट, मतलब जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो चली आ रही थी। इसके अलावा जो मेजर फेमिन है वो भी एक रीजन था। कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम, ये सब बात कर चुका हूँ। इसके अलावा इंडियन ट्रेड, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्री को जिस तरह से इन्होंने डिस्ट्रक्ट किया, पूरी तरह खत्म करा, वो एक रीजन था। ये सारी मैं बहुत अच्छे से बात कर चुका हूँ, इसलिए बार बार इनके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, आप पीडीएफ से पढ़ लेना। फिर जो अपर एंड मिडिल क्लास थी उनका इन्होंने एलियनाइजेशन कर दिया। बेसिकली इनका मतलब ये है कि ऑल हायर पोस्टेड वर रिजर्व फॉर द यूरोपियन, इंडियन खाली सबऑर्डिनेट, इंडियन सिविल सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन। तो उससे कहीं ना कहीं इंडियंस के अंदर ये भावना फीलिंग होगी हम बहुत छोटे या ये हमारा बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो वो चीज डेवलप हुई कब? जब इन्होंने इस तरह की चीजें स्टार्ट करी। तो ये भी एक कॉज रहेगा। और कॉजेज में क्या है? डिसोल्यूशन द प्रिंसली कोड, प्रिंसली कोड खत्म कर दिया तो आर्टिशन की जॉब चली गई, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर। तो जमींदार जो तालुकदार या जो लैंडलॉर्ड थे वो बीच में हटा दिए, सीधा रायतवाड़ी सेटलमेंट, ये तो था मुंड्रो वाला। तो उससे जो जमींदार या लैंडलॉर्ड जो चले गए होंगे, जिनकी पावर वो इस रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स था कैवरली जैक्सन डिमांडेड स्ट्रिक्ट इंक्वायरी इनटू द टाइटल्स ऑफ द तालुकदार ऑफ द अवध। अब यहां से दिक्कत आ गया।
अवध बहुत बड़ा रीजन रहेगा 1857 के रिवोल्ट का। अवध से बहुत सारे सोल्जर्स, तालुकदार, जमींदार पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये 1857 के रिवोल्ट से पहले एक ब्रिटिश ऑफिसर आया, इनका नाम था क्वेवरली जैक्सन। इन भाई साहब ने क्या करा कि तालुकदार जो भी टाइटल मिला हुआ है उनको बोला इनकी इंक्वायरी करो, ये इसके लायक है या नहीं है, और जो आपको लगता है कि लायक नहीं है उनसे इनके जो टाइटल्स को छीन लो, मतलब इनकी जमीनें ले लो, इनसे इनके जो भी मकान वगैरह खाली करवा लो। तो ये जो तालुकदार होंगे बाद में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे 1857 के रिवोल्ट में। 1857 के रिवोल्ट में अवध एकमात्र ऐसी जगह थी जहां पे ना सिर्फ उनके सिपाहियों ने पार्टिसिपेट किया, लोकल लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तालुकदारों ने पार्टिसिपेट किया, इवन जमींदारों ने भी पार्टिसिपेट किया। फिर है इनाम कमीशन। इनाम कमीशन का मतलब क्या है? अपॉइंटेड इन दी बॉम्बे टू इंक्वायरी इनटू द टाइटल्स ऑफ द इनामदार। इनामदार क्या होता है? इनामदार बेसिकली वो लोग होते हैं जिनको जमीनें और या कुछ बोलते हैं बहुत बड़े महल वगैरह गिफ्ट में मिल जाते हैं। तो इन भाई साहब ने क्या करा, 1857 कमीशन बनाया, बोला इनको जो भी टाइटल मिला उनके आप इंक्वायरी करो, इनके लायक है या नहीं है। और उसके बाद लगभग 20,000 स्टेट छीन ली। 20,000 इनाम जो लोगों को मिले थे उनसे वापस ले ली। तो ये 20,000 लोग वापस क्या करेंगे? रिवोल्ट करने करना तो जायज भी बनता है। तो ये है हमारा फर्स्ट। हमने बात करी पॉलिटिकल कॉजेस के बारे में, जिसमें दो चीजें पड़ी, एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, सेकंड वन इज दी एबोलिशन ऑफ द रीगल टाइटल। फिर और तीसरा क्या था? एलियन रूल जो था इनका वो। फिर इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बात करी? एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोटिव लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन ट्रेड, हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज, ये पढ़ लिया हमने। एलिनेशन ऑफ द अपर एंड मिडिल क्लास। अदर रीजन के अंदर ये सारे रीजन मैंने आपको बता दी। इस तरह से ये टोटल आराम से खत्म रहता है। अब आता है तीसरा, रिलीजियस। अब रिलीजियस में तो धर्म जहां जुड़ जाता है वो मतलब मेरे हिसाब से बाकी सारे कॉजेज बहुत छोटे हैं, सबसे बड़ा कॉज ये है धर्म। क्योंकि जो कोई भी इंसान नहीं करवा सकता वो धर्म करवा सकता है। धर्म बहुत बड़ी चीज है। धर्म इंसान से वो करवा सकता है जो, आप देख लो ना, आप हमारे अभी प्रेजेंट एग्जांपल देख लो, प्रेजेंट गवर्नमेंट का एग्जांपल देख लो, क्या कर रहा है? धर्म के नाम पे तो डिवाइड कर रखा है पूरी कंट्री को, और धर्म के नाम पे लोग पागल बैठे हैं। मैंने एक अंधभक्त का एक इंटरव्यू सुना था। उसने बोला था कि हमको ना मंदिर चाहिए, हमको सॉरी ना स्कूल चाहिए ना हॉस्पिटल चाहिए, हमें तो मंदिर चाहिए। ठीक है। और अभी एक डिबेट चल रही थी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की, वो बोले थे हम स्कूल बनाएंगे, हम हॉस्पिटल बनाएंगे। तो सामने वाला बंदा, तुम मंदिर बनाओगे क्या? तो उसने बोला मंदिर पे हमारा फोकस नहीं, हमारा स्कूल, तो तुमको वोट नहीं देंगे, तुम मंदिर क्यों नहीं बना रहे? ये है धर्म। मंदिर मस्जिद इनमें लगे रहो, और जो मेन चीज है, अब आपको क्यों मैं ये चीज बता रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ? बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, बहुत बड़ा एग्जांपल में आता, बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि कितनी जरूरी है एजुकेशन सिस्टम अच्छी होनी। मेरा छोटा भाई है, अभी फिलहाल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लगभग उसे 1.5-2 लाख के आसपास की सैलरी है। ठीक। उसने जामिया जो हमदर्द करके कॉलेज है जयपुर दिल्ली में, उससे उसने एमसी किया था। अगर वो किसी ढंग के कॉलेज में होता, जैसे उसने बताया मुझे कि जैसे एनआईटी वगैरह में, सेम एनआईटी में कोडिंग वगैरह जो उसको बहुत ढंग से एल्गोरिथम वगैरह पे काम करते हैं, सारे बच्चे मिलकर पढ़ते हैं, टीचर अच्छे होते हैं तो बताते हैं एल्गोरिथम कैसे करना, उनके कॉलेज में सिखाया नहीं है। तो उसको सिर्फ जो आता था उसके बेसिस पर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। जो उसमें अंदर जो मैथमेटिकल टर्म होती है, जो चीजें होती है कोडिंग वगैरह में जाते हैं, वो उसको नहीं आती। बोला अगर वो मुझे आ रही होती तो आज मेरा पैकेज 40 लाख 50 लाख का होता। जबकि मेरे कॉलेज में सिलेबस सब्जेक्ट था, बट स्टिल हमको पढ़ाया नहीं गया। एनआईटी में पढ़ाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा भाई? क्योंकि हमारे एजुकेशन जो है, कुछ ही कॉलेजेस के अंदर ढंग की एजुकेशन मिल रही है, बाकी सारे कॉलेजेस के अंदर कचरा काटा जा रहा है। एजुकेशन पर इतना ध्यान ही नहीं है ना, चक्कर तो यही है। जब एजुकेशन के ऊपर ध्यान दोगे तो अब देखो आज क्यों दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे हैं और क्यों बाकी स्कूल इतने पीछे रह गए। क्योंकि ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट की मेंटेलिटी को, गवर्नमेंट कितना फोकस कर रहा है एजुकेशन के ऊपर। और ये समझ ही गए होंगे आप। तो ये तो बहुत बड़ा रीजन होने वाला रिलीजियस कॉज है। धर्म सबसे बड़ी चीज है, धर्म के नाम पर कुछ भी करवा सकते हैं। चलो, तो फर्स्ट में क्या था? एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब इंडियन, तुम काले नंगे लोग, तुम क्या हमारे बराबरी बैठोगे, चलो साइड भागो। तो तुम इस तरह से अगर तुम बार बार इंडियंस को बोलोगे, तुम जाहिल लोग, तुम जंगली लोग, तुम अनसिविलाइज लोग, तुम बारबेरियंस लोग, तो ये इस तरह से डीलिंग होती है। प्लस तुमको कोर्ट में आने नहीं देंगे, तुमको मतलब उनके जो कोर्ट होते थे खेलने वेलने कूदने के, ठीक है। और जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता था वो एक फीलिंग पैदा कर रहा है। एक तो चीज आ गया। दूसरा है ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस एंड कल्चर। सती प्रथा को बंद कर दिया। बताओ, बोल रहे हैं कि विधवा की दोबारा शादी करवा देंगे, क्या बात है यार। चाइल्ड सेक्रीफाइस को मना कर रहे हैं, ह्यूमन सेक्रीफाइस को मना कर रहे हैं। तुम क्या है, तुम हमारे, गलत है, गलत है। ये ब्रिटिश की बात है, ये भी जानते थे, हम भी जानते हो, आप भी जानते हो। बट लोगों के हिसाब से तो उस समय की उनकी खुद के रिलीजियस सेंटीमेंट हट हो रहे ना। तो ये दूसरा, कन्वर्जन ऑफ इंडियन इनटू क्रिश्चियनिटी। आपको पता है चार्टर एक्ट 1813 के अंदर मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया था, और मिशनरीज आए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। तो ये भी इन लोगों को नजर आ रहा है इंडियंस को। फिर कुछ लॉज बना दिए गए जिसके तहत सती, स्लेवरी, फीमेल इन्फेंटिसाइड, विडो रिमैरेज को प्रमोट कर रहे हैं। देयर आफ्टर एक और इंपॉर्टेंट चीज बनाया गया, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। इसने हिंदू कस्टम्स को मॉडिफाई कर दिया। इसका मतलब क्या है कि कोई बंदा अगर अपना धर्म चेंज कर लेता है, हिंदू से क्रिश्चियन बन जाता है, तो हिंदू, जब वो हिंदू था तो उसके पास जो भी जमीन थी, या उसके बाप के पास जो भी जमीन थी, उसकी जमीन पर उसका हक भी था।
लेकिन उस समय ये था रिलीजियस जो हिंदू कस्टम का, अगर कि कोई बंदा अपना धर्म बदल देता तो उसको अपनी बाप की जमीन से हिस्सा नहीं मिलेगा। इन्होंने इस एक्ट के मदद से उस चीज को चेंज कर दिया। अब अगर कोई बंदा धर्म परिवर्तित करता है, चेंज करता है, तो उसको अपने माता पिता की जमीन में जो भी चीज है उसका हिस्सा मिलेगा। और ये क्यों किया गया? क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं उनको उनकी जमीन नहीं मिल रही है। तो ये एक्ट लाना जरूरी था इनके पर्पज से। तो ये ध्यान रखिएगा, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट का मतलब क्या है। फिर है ग्रीस कार्टेज। ओहो भाई साहब, ये तो बवाल हो जाएगा, बवंडर हो जाएगा। मैंने तो रेड से बना रखा क्योंकि ये बहुत बड़ा रीजन है। आप सोच के देखो, एग्जाम्पल के लिए किसी भी मुस्लिम बंदे को उठाओ आज के टाइम पे, उसको बोल दो कि ये सुअर की चर्बी से बनी हुई चीज है, इसको अपने मुंह में ले लो, कभी जिंदगी में नहीं लेगा। आप उसका गला भी काट दोगे तो भी नहीं लेगा। सिमिलरली किसी हिंदू को उठा लो और उसको बोलो कि ये ग्रीस कारतूस है, इसको अपने मुंह से बनाओ, ये गाय की चर्बी से बना हुआ है, अगर वो धर्म में आस्था रखते हैं तो कभी भी जिंदगी मर जाएंगे बट वो नहीं लेंगे। यही हुआ यहाँ पे। ये जो ग्रीस कार्टेज इंसिडेंस है जिसमें बता दिया गया कि जो चर्बी बनी है कार्टेज के ऊपर वो सुअर और गाय की चर्बी से बनी है, तो यहाँ पे जो सिपाही थे उन्होंने मना कर दिया और फाइनली रिवोल्ट हुआ। मंगल पांडे मूवी आपने देखी रखी होगी, किस तरह से रिवोल्ट होता है, और बहुत बड़े लेवल पर रिवोल्ट फिर ट्रांसफर हो गया। तो ये याद रखिएगा, बहुत बड़ा रीजन रहेगा ग्रीस कार्टेज इंसिडेंट। मिलिट्री कॉजेज में एक तो ये आएगा, मिलिट्री कॉजेज में भी वापस से ही आ जाएगा ग्रीस कार्टेज। और भी देखते हैं मिलिट्री कॉजेज में क्या, कि ग्रीवेंस थी कुछ सिपाहियों की। अब ग्रीवेंस क्या थी? ग्रीवेंस ये थी कि ब्रिटिश द सिपाही वर इन द ब्रिटिश आर्मी वर पीजेंट इन यूनिफॉर्म। मतलब होता क्या था कि जो पहले ओके जो किसान होते थे, उन किसानों से जमीन तुमने ले ली, लैंड बनी, अब उनके पास जमीन रही, तो करेंगे क्या? मजबूरी मजबूरी में आगे वो उनकी फौज में भर्ती हो गई। तो ज्यादातर जो सिपाही थे, क्योंकि पहले से कोई सिपाही मौजूद नहीं थे, कैसे नहीं, बहुत बड़ी आर्मी, इन्होंने जो आर्मी तैयार करी वो किसानों को ही सिपाही बना दिया। तो ज्यादातर ये लोग पीजेंट ही थे। तो पीजेंट होने की वजह से क्या हुआ कि जो भी पीजेंट्स के ग्रीवेंस थे वो ग्रीवेंस ऑटोमेटिकली इनके हो गए। अब पीजेंट के साथ कुछ भी गलत करे तो ऑटोमेटिकली सिपाही उसके अंदर कूदेंगे कूदेंगे। तो सिपाही का ग्रीवेंस क्यों आ रहा है, समझ रहे हैं? तो पीजेंट का जो ग्रीवेंस होगा, उनकी जो प्रॉब्लम होगी, ऑटोमेटिकली सिपाही की भी वही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये खुद भी तो पीजेंट है, खुद भी तो किसान है। जैसे आज का एग्जाम्पल लो, किसान आज सिंधु बॉर्डर पे बैठा हुआ हमारा, बट बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो आर्मी के अंदर है और वो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं आर्मी में से बैठ के, कई सारे फेसबुक पे इंस्टा पे अपने अपने कमेंट लिखते हैं, क्योंकि वो भले आर्मी में है बट है तो किसान की बेटी, है तो किसान ही। तो जो किसानों का ग्रीवेंस है ऑटोमेटिकली उनका हो रहा है। और मान के चलो, अज्यूम करो वीडियो बंद कर देता हूं पहले तो, ठीक है। नेक्स्ट, nearly 3/5 of the सिपाही came from the population of अवध and the high caste ब्राह्मण and राजपूत of नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इनकी जो ग्रीवेंस होगी ऑटोमेटिक इनकी भी हो जाएगी। Naturally, these sepoy reflected all the grievance of the civil population of Awadh as well as the grievance of the high caste and royal families. तो उनके साथ जो भी प्रॉब्लम होगी ऑटोमेटिकली ये उन प्रॉब्लम के साथ जुड़ जाएंगे। अब दलितों की तरह नहीं होंगे। जैसे इसका में जो दलित लोग या जो जो लोअर कास्ट के लोग इसमें डाले गए थे आर्मी के अंदर, और सिख जो है उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो जो करना करते रहो, क्योंकि उनका जो लाइफ स्टाइल है वो पहले से बेहतर हो गया। आप जानते हो कि इनिशियली इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन थी दलित कम्युनिटी की, ऐसी कम्युनिटी की बहुत बुरी तरह से रखा था उनको, इवन बिल्कुल सेपरेट रखे। बट इंग्लिश आने से एक फायदा क्या हुआ कि उनको इक्वलिटी का स्टेटस मिल गया। और हालांकि ये भी एक रीजन बनेगा कि यहाँ जो हायर कास्ट होंगे उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि तुम कैसे इक्वलिटी के स्टेटस पे इनको लेके आ रहे हो। तो वो भी एक रीजन होगा, वो भी एक रीजन होगा रिवोल्ट का। लोअर कास्ट को हायर कास्ट के इक्वल कर दिया उन्होंने, इक्वलिटी वाला जो स्टेटस। और ये बाद में जब ये जो रिवोल्ट हो जाएगा, तो बाद में रिवोल्ट होने के बाद जब दोबारा से एक कमीशन बनेगी, तो कमीशन अपनी रिपोर्ट में क्या बोलेगी कि नहीं नहीं, तो इक्वल मत करो, इनको दोबारा सेपरेट करो, जितना दूर रहेंगे उतना बढ़िया है। समझे? क्योंकि जितना इनमें डिवाइडेशन होगा उतनी आसान होगा कि कल को रिवोल्ट होगा तो हाई क्लास वाले ही सपोर्ट करेंगे, लोअर अगर लोअर वाले सपोर्ट करेंगे तो वो हाई सपोर्ट ही करेगा। अगर आप इनको एक कर दिया तो पूरे मिलके कल हमारे खिलाफ आ जाएंगे। तो इस 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स अपनी पॉलिसी में यू टर्न लेंगे और अभी जो इक्वलिटी की बात करें फिर दोबारा से डिवाइडेशन की बात कर देंगे। ठीक है, बट अभी वो जो इक्वलिटी वाला था कि दलित और हायर क्लास जो है वो सब सेम है, हिंदू मुस्लिम सब सेम है, ये इन पे उल्टा साबित होगा और ये रिवोल्ट का एक रीजन बनेगा। प्रोफेशनल ग्रीवेंस भी थे। प्रोफेशनल ग्रीवेंस का मतलब क्या है कि सैलरी कम मिलती थी। इंडियंस को कितनी मिलती थी? मान ली 100 रुपए, तो यूरोपियन को 300 रुपए, इतना कम मिलता था। फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी थे, प्रमोशन पेंशन नहीं होती थी, यूरोपियन की बड़ी आसानी से हो जाती थी। फिर ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट, अब्यूज, गाली वाली बकते रहते थे वो लोग, उनको कुछ समझते रहते इंडियंस को कि तुम काले बोलो, बताया मैंने उस तरह से। फोर्स टू सर्व इन फार अवे रीजन विदाउट पेमेंट ऑफ एन एक्स्ट्रा, मतलब आपको ऐसी जगह भेज देंगे जहां आपको नहीं जाना। मान चलो आप राजस्थान के हो, आपको भेज दिया साउथ में, आपको भेज दिया बांग्लादेश में, आपको भेज दिया म्यांमार में, और उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी, जो 100 रुपए उसी में। जबकि आज के टाइम आर्मी का रूल क्या है, अगर किसी बंदे को बाहर इवन सियाचिन ग्लेशियर में भी भेजा था तो उसकी सैलरी ज्यादा हो जाती है। अगर इंडिया के बाहर पोस्ट करेंगे तो उसकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी। स्टॉप गिफ्टिंग जागीर एंड अदर प्राइजेस फॉर देयर मेरिटियस डीड। कोई सिपाही बहुत ही बहादुरी से लड़ा किसी के खिलाफ, तो पहले जो राजा महाराजा होते थे उस सिपाही को उसके इनाम देते थे, गिफ्ट देते थे, लैंड दे दिए, जागीर दे दी। ये इन्होंने कुछ भी देना बंद कर दिया।
तो ये भी एक दिक्कत है। वो बोले तो इतनी मेहनत से इनके लिए लड़ रहे हैं, कुछ दे ही नहीं रहे हमको। तो ये फिर बाद में ये भी ग्रीवेंस बनती जाएगी। फिर एक पोस्ट ऑफिस एक्ट आया 1854 में। इसने क्या करा, लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे, इसको बात कर चुका हूं इसके बारे में। विड्रॉ द फ्री पोस्टेज प्रिविलेज ऑफ द सिपाही। पहले सिपाही को अपने घर पे लेटर भेजना होता था, उसके लिए उसको कोई पैसा नहीं लगता था। बाद में बोला नहीं नहीं, इस सिपाही तो सबसे ज्यादा लेटर भेजना, भेज कौन रहेगा, किसान तो अपने घर में ही है, आर्टिशन अपने घर में, ज्यादातर अपने घर से दूर कौन है, ये सिपाही। तो हमारी कमाई कहां से होगी पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत। दड़ोजी को लग गया कि इन्हीं सिपाही से पैसा लूंगा तो ही तो होगी, तो उन्होंने सिपाहियों को पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया, और ये बाद में इनके ग्रीवेंस बढ़ता गया, और ये रिवोल्ट का एक और रीजन बना। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा प्रोफेशनल ग्रीवेंस क्या क्या थे। अब आता है रिलीजियस ग्रीवेंस। तो रिलीजियस में ग्रीस कार्टूस का तो है ही है कि हमारा धर्म खराब कर दिया। उसके अलावा वेलोर म्यूटनी होती है। वेलोर म्यूटनी मैं आपको बता चुका हूं, उनको बोलते हैं कि गोल हेड पहनो, गोल हेड। और आप जानते हो गोल हेड किसको दिखाता है, क्रिश्चियनिटी को दिखाता है, इनके स्लेव्स को दिखाता है। तो टर्बान जो थी उसकी जगह गोल हेड पहनने के लिए बोला गया, मना कर दिया उन्होंने। फिर बैरकपुर रिवोल्ट होता है, बैरकपुर में बताया था मैंने आपको कि इनको बोला था कि आप म्यांमार जाना आपको वर्मा से लड़ने के लिए, बट वर्मा से लड़ने के लिए बोलता है हम समुद्र से तो नहीं जाएंगे, हमारा धर्म चले जाएगा। तो बोले चलो ठीक है, तुम जमीन से जाओ, और जमीन से जाओगे बट तुम्हें कोई बैलगाड़ी नहीं मिलेगी। तो ये लोग रिवोल्ट कर देते हैं इनको, फिर बाद में सबको उड़ा दिया जाता है। याद है कुछ बताया था मैंने। फिर अगेन सेम रीजन से सिपाही और बंगाल आर्मी रिफ्यूज टू गो टू। बंगाल आर्मी को 1844 के अंदर बोला जाता है कि आपको सिंध जाना है। सिंध क्यों, क्योंकि सिंध का अनेक्सेशन चल रहा था 1854 में, 1844 में। बट ये सिंध के जो बंगाल के सिपाही मना कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे, तो क्योंकि वहां डायरेक्टली, क्योंकि लैंड से तो लेके थोड़ी आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि बंगाल से अफगान तक लैंड से लेके आएंगे? नो, सी से लेके आना था। सी से यू होते हुए इंडिया के बिल्कुल नीचे से ऐसे, जैसे मान चलो इंडिया का मैप है अज्यूम करो, तो यहां से यू होते हुए यू अफगान लेके जाना ऐसे। तो ये रूट था, उसने बोला। और ऐसे थोड़ी ना बार बार कितना लैंड से, लैंड उनके लिए ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। उस समय सी का ही ज्यादा प्रेवलेंट था, कोई इतना अच्छी रोड तो उस समय थी नहीं कि आप घर से लेके चले जाओ, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये मना कर देता है कि अगर हम सी से गए तो हमारी कास्ट चली जाएगी। तो ये भी एक रीजन बनेगा। इसके अलावा रिपोर्ट ऑफ द बोन डस्ट इन द फ्लावर, जो खाने इनको मिली रोटियां मिलती थी, उसमें ये बोला गया कि उसके अंदर हड्डियां मिल रही है, हड्डियों की जो डस्ट होती है वो। फिर ग्रीस कार्टेज इंसिडेंट, ये तो आपको बताइए। ठीक है, इसमें क्या था, और एक और चीज है, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856 में आया। इसमें क्या कर दिया, लॉर्ड कैनिंग क्या बोलता है, अब लोग क्या करे, बंगाल आर्मी बोले कि हमको सिंध नहीं जाना, 1844 के अंदर इंसिडेंट ऐसे हर बार मना कर रहा है कि हमको यहाँ नहीं जाना। तो उसने बोला अब जो भी नया रिक्रूटमेंट होगा बंगाल की आर्मी में, वो लिख के देगा, एक अंडरटेकिंग देगा कि उसको कहीं भी भेजेंगे वो बिना सवाल करे चला जाएगा। समझ रहे? तो इससे तो क्या इनको कास्ट के जाने का खतरा है। ये लोग बोलेंगे अगर हमको चलो अब समुद्र में लेके जाओगे हमारी, हालांकि मुझे पता है ये एक अंधविश्वास है कि समुद्र में जाने से कास्ट चले जाते। आजकल देखो, आज कोई कास्ट वास्ट कुछ नहीं है, सब बदल गया 150 सालों के अंदर। बट उस समय तो यही मानते थे ना कि समुद्र से जाने में कास्ट बदल जाएगी, कास्ट चेंज हो जाएगी, मतलब जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण नहीं रहेगा, उसने कास्ट खो देगा। तो ये जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट में बोला गया कि जो भी नया बंदा आएगा बंगाल आर्मी, याद रखिएगा नया रिक्रूटमेंट है, फ्यूचर रिक्रूटमेंट, न्यू, पुराने पे नहीं लागू था। जो नया बंदा आएगा बंगाल आर्मी के अंदर, वो कहीं भी सर्व कर सकता है बिना किसी सवाल के, ये अंडरटेकिंग उसको देनी पड़ेगी। ऑल्सो हाई कास्ट सिपाही, अब ये वो वाला आ गया कि इक्वलिटी वाला, हाई और लो को बराबर करने। ऑल्सो हाई कास्ट सिपाही रिसेंटेड द पार्ट ऑफ आर्मी डिसिप्लिन दैट ट्रीटेड देम एट पर द लो कास्ट रिक्रूटमेंट, कि हाई कास्ट को लो कास्ट के बराबर कैसे कर दिया आप लोगों ने। तो ये भी एक रीजन था। तो सारे मैंने आपको रीजन बताया जो रिलीजियस रीजन थे, रिलीजियस ग्रीवेंस है। अब आता है इनविजिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश रूल सेटल्ड। अब एक खतरनाक चीज हुई कि ब्रिटिशर्स को कोई हरा ही नहीं सकता, ये चीज गलत प्रूफ होगी, क्योंकि कई इवेंट पे ब्रिटिशर्स हार गए। जैसे कौन सी, फर्स्ट अफगान वॉर, आपको पता ऑकलैंड फॉली, दौड़ा दौड़ा के मार के भगाएंगे, तो क्या इज्जत उड़ी, सब की अभी हार के आगे। पंजाब वॉर में आपको पता, पंजाब वॉर में इनको कई बार इनको, मैं ये नहीं बोलूंगा हार का सामना करना पड़ा, बट बहुत हद तक पीछे धकेल दिया। याद करिए मुल्तान, मूलराज, ठीक है, तो वो वाला मूलराज वाला इंसिडेंस इस समय का। इसके अलावा लवर, भाई साहब नाम बताओ, तेजा सिंह, क्या नाम था उनका लवर का, तेजा सिंह था कुछ और था, लाल सिंह, ओके लाल सिंह, हाँ ठीक है। तो उन्होंने काफी हद तक इसको धकेल दिया। इसके अलावा एक था क्रीमियन वॉर, क्रीमियन वॉर, क्रीमियन पेनिनसुला, वहां पे इनको हार का सामना करना पड़ गया। ठीक है, तो ये कुछ जगह इनको हार का सामना करना पड़ा। तो ये एक जो थी कि ब्रिटिश कोई हरा ही नहीं सकता, वो कहीं हद तक, कहीं हद तक शैटर्ड हो गए। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया सिर्फ एक ही अपराइजिंग ऐसी थी जिसमें ब्रिटिशर्स को पीछे बैकफुट पे लेके, वो थी सेंथल। तो सेंथल अपराइजिंग के अंदर टेम्परली स्वेप्ट अवे द ब्रिटिशर्स फ्रॉम देयर, तो इन्होंने कुछ टाइम के लिए पूरी तरह से हटा दिया किसको, ब्रिटिशर्स को अपने लैंड से। तो काफी मोटिवेशन मिला इससे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इन सब इवेंट, ये सब इवेंट क्या करेंगे, दो चीज होगी कि ब्रिटिशर सोल्जर्स का मोरल जो है डिक्रीज होगा, साथ में इंक्रीज कॉन्फिडेंस ऑफ द इंडियन मासेस। तो इंडियन मासेस का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इनको आराम से हराया जा सकता है इमीडिएट कॉज के ऊपर। अब आते हैं
कि मेन कॉज क्या था। ये मूवी मंगल पांडे का सीन ले लिया, आमिर खान वाला, ये वही राइफल है जिसके बारे में बात हो रही है। तो स्टार्टिंग में जो राइफल थी वो थी ओल्ड फैशन मुस्टैक ब्राउन बीस। ये राइफल का नाम है ब्राउन बीस, ऐसे दिखती है ब्राउन बीस। ये इस तरह की लंबी नाल, ये पहले वाली राइफल थी ब्राउन बीस। बाद में इसको चेंज कर दिया गया नई इनफील्ड राइफल से। इनफील्ड राइफल नई वाली ऐसी आ गई। ये पहले वाली थोड़ी ऐसी थी लंबी सी, और ये थोड़ी ऐसी दे दी बड़ी बना के, और इस तरह से। तो ये थी इनफील्ड राइफल, और पहले की थी ब्राउन बीस। इस इनफील्ड राइफल में कारतूस भरा जाता था। ये रहा कारतूस, कार्टिज, ये वाला। तो इस कार्टिज को इस तरह, ये जो ऊपर दिख रहा है यहाँ से मुंह से, अब साफ दिख रहा है, लेदर नजर आ रहा है, चमड़ा नजर आ रहा है। और कैसे करना पड़ता था उसके लिए मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे, ये ग्रीस कार्टिज होता था। इसको यहाँ से बंदा मुंह से चबा रहा है, मुंह से तोड़ा, चबा के इस नली के अंदर इसको डालना पड़ता था, प्योर करना। और फिर वहां से एक लकड़ी होती थी, लोहे का, लकड़ी नहीं, लोहे की रॉड होती थी, उससे इसको पूरा अंदर तक फिल किया था, फिर बाद में गोली चलाई जाती थी इस तरह से। तो मतलब बहुत ही अलग तरह का सिस्टम था। ठीक। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जो कार्टिज था, जो कारतूस था, इसको एक ग्रीस लगा हुआ था, ये दिख रहा है आपको साफ ऊपर जो लगा हुआ है। ठीक है, लेदर लगा हुआ है, कवर्ड विद ग्रीस पेपर विच हैड टू बी बाइटन ऑफ बिफोर द कार्टिज वाज लोडेड इनटू द राइफल। मुंह से तोड़ना पड़ता था। रूमर क्या आ गया कि दिस ग्रीस वाज मेड ऑफ बिग बीफ एंड पिग फैट। तो ये रूमर था, और रूमर काफी हद तक सच बात भी थी। हर द रिलीजियस सेंटीमेंट ऑफ द बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम सिपॉय, नाउ सिपॉय वर कन्विंस्ड दैट ब्रिटिश वर डेलिबरेटली ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय देयर रिलीजन। तो सिपाही को अब समझ में आ गया कि भाई साहब ये तो हमारा जबरदस्ती धर्म खत्म करने के लिए, या तो हमें क्रिश्चियन बना रहे हैं, हम क्रिश्चियन नहीं बने तो हमारा धर्म ही खत्म कर रहे हैं लोग। क्योंकि धर्म खत्म करने की कितने सारी चीजें समझ में आ गई कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि लो क्लास को बराबर लेके आ रहे हैं, हाई क्लास के बराबर लेकर। तीसरी बात क्या है कि समुद्र से हमको लेके जाना है अलग अलग जगह, तो हमारा धर्म वैसे, और वैसा नहीं आया तो हमसे जबरदस्ती गाय का या सुअर का जो चर्बी है वो हमारे मुंह से उस कारतूस के थ्रू उसको हमारा धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। तो ये चीज क्लियर होगी कि ये इनका एक कोशिश है धर्म भ्रष्ट करने की। तो भैया ये तो मैंने बता दिया, सबसे बड़ा रीजन ही धर्म होता है। धर्म कुछ भी करवा सकता है इंसान से। चलिए, तो ये तो रहे मेन रीजन। हर तरह के रीजन मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर दिया। अब बात करते हैं रिवॉल्ट की स्टार्ट की। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले। तो बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट, तो देखते हैं रिवॉल्ट की बिगिनिंग कहां से होती है। तो 25 फरवरी, डेट याद रखिएगा सारी, एक एक डेट इंपॉर्टेंट है, एक एक डेट। 25 फरवरी 1857 को 19th बंगाल इन नेटिव इन्फेंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जो कहां पर, बैरमपुर पे। ये जगह का नाम भी इंपॉर्टेंट है, बैरमपुर, बैरमपुर। ठीक है, मना कर दिया कि हम इस इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उनको पूरी की पूरी आर्मी को डिस्बैंड कर दिया, पूरी पूरी आर्मी को निकाल दिया। जो पूरी पूरी बटालियन थी उसको। स्टार्टिंग कहां से हुई? स्टार्टिंग होती है, आपसे कोई पूछता है कि 1957 की रिवॉल्ट की स्टार्ट कहां से होती है 1857 का, तो आपको जवाब होगा 19 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बैरमपुर पे। कुछ महीने बाद, मतलब लगभग एक महीने के बाद, सेम इंसिडेंस होता है 34 नेटिव इन्फेंट्री, जो कहां पर थी, ये कहां पर थी, अच्छा सॉरी, इसकी लोकेशन मैंने लिखी नहीं है क्या। तो फर्स्ट स्टार्ट हुआ बैरमपुर से, बैरमपुर के बाद नेक्स्ट गया बैरकपुर में। बैरकपुर में कौन सी इन्फेंट्री थी? 34 नेटिव इन्फेंट्री। 19 थी, बाद में आई 34, लगभग एक महीने के बाद। यहीं पे सोल्जर था, इसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे अपने ही एक यूरोपियन ऑफिसर्स को मार देता है। बाद में मंगल पांडे को पकड़ के हैंग कर दिया था, मार दिया था, पूरी पूरी रेजिमेंट को डिस्बैंड कर देता, निकाल दिया था। तो अभी तो चलो ये दो ही जगह थी, बट यहां से ये जो आग है ये पूरे इंडिया में फैलना स्टार्ट होती है। अब मार्च हो चुका है, अप्रैल जा चुका, मई में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ये डेट, ये दोनों डेट याद रहे ना रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों की लोकेशन याद रखिएगा बस, और ये दोनों की नेटिव, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मई 1800 तक इसको ऑफिशियली रिवोल्ट हो जाता है पूरे इंडिया में। इसमें क्या होता है कि 85 सिपाही हैं, कौन से यूनिट के? 3rd कैवलरी रेजिमेंट के। ये मना कर देते हैं कार्टिज का इस्तेमाल करने के लिए, इनको कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, और कुछ लोगों को तो जेल में डाल दिया जाता है। तो जब जो कोर्ट मार्शल करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं, अपने साथियों को मार देते हैं। Killed European officers and marched to Delhi to the appeal to the बहादुर शाह to lead the revolt। फाइनल को समझ में आ रहा है कि अगर हमें ये, मतलब इनका क्या दिमाग में आई क्या नहीं है वो एक अलग बात है। बाद में बहुत सारी कमीशन थी बनी चेक करने के लिए कि जो रिवोल्ट हुआ है एक्चुअल में इस रिवोल्ट का मोटिव क्या था। तो बाद में पता चला, सारी कमीशन की रिपोर्ट में आया कि इस रिवोल्ट का कोई मोटिव ही नहीं था। ये रिवोल्ट बिना मोटिव के लड़ा गया, मतलब कोई इनके पीछे कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, जो आइडियोलॉजी के लिए कहते हैं कि देश को बनाना, ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ ये था कि पर्सनल ग्रीवेंस के चक्कर में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। अब सिपाहियों की पर्सनल ग्रीवेंस थी, उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट करा, बहादुर शाह जफर को ले आए। अब बहादुर शाह 2 खुद के पर्सनल ग्रीवेंस में बैठा हुआ है। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ने बोल दिया गया कि मुगल खाली करो। फिर बाद में रानी की, झांसी की रानी, क्योंकि उनका बेटे, उनका डॉक्टर ऑफ लैप्स के, उनकी जो किंगडम है वो एक्वायर कर ली। जो नाना साहब बैठे हुए कानपुर में, वो क्या बोलेंगे, भाई साहब ये मुझे पेंशन भी दे रहे। तो बाद में ये पता चला कि कोई नेशनल फीलिंग नहीं थी इस रिवोल्ट के अंदर, कि ऐसा ये बस अपने अपने ग्रीवेंस के चक्कर में लोग जुड़ते गए। और ये किसी ने भी इस रिवोल्ट को नेशनल मूवमेंट का नाम नहीं दिया, किसी ने भी। हर बंदे ने इसको ये बोला गया, किसी ने मिलिट्री म्यूटिनी बोला, किसी ने कुछ। सिर्फ एक बंदा आया
जिसने इसको बुलाया नेशनल मूवमेंट, वो था वीडी सावरकर। सावरकर को जानते हो आप अच्छे से, कई बार चर्चा में रहता न्यूज़ों में, ठीक है। वीडी सावरकर, वीर सावरकर, हालांकि वीर सावरकर उसने खुद को ही, वीर दामोदर सावरकर, तो वीर का टैग उसने खुद को ही दिया था। वो एक अलग बात है, बाद में उसने खूब माफी मांगी गवर्नमेंट से, यूरोपियन जो, क्योंकि उसको भेज दिया गया था काला पानी में, तो समझ में आ गया भैया कुछ नहीं, तो उसने माफी मांगी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बट स्टिल वो वीर है, क्योंकि उसने खुद को टैग दे रखा, तो मानना पड़ेगा। दूसरा आरएसएस की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं वो, तो अपन कुछ सवाल नहीं उठा सकते। वेल, तो ये ध्यान रखिएगा, जो पहली बार किसी बंदे ने इसको 1857 के रिवोल्ट को नेशनल रिवोल्ट बोला, वो था वीर सावरकर। बाकी किसी ने भी इसको नेशनल रिवोल्ट नहीं बोला। नेशनल सबने बोला कि बस ये इमीडिएट कोई ग्रीवेंस था, म्यूटनी थी, अपने अपने ग्रीवेंस के लिए लोगों ने लड़ाई करी। तो 10 मई 1857 को रिवोल्ट चालू हो जाता है। 85 सिपाही थर्ड कैवलरी के, याद रखिएगा, रिवोल्ट कर देते हैं, बहादुर शाह के पास जाते हैं, बोलते हैं आप इसको लीड करो। 12 मई मतलब 2 दिन के बाद, ठीक है, दिल्ली को ये लोग सीज कर लेते हैं। वहां पे उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बंदे थे, लेफ्टिनेंट विलोगली है ना, इसको मार देते हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर था, और मार के दिल्ली को सीज कर लेते हैं। और बहादुर शाह टू को क्या कर देते हैं, इंपीरियर घोषित कर, बहादुर शाह टू, याद है कि बहादुर शाह टू, ये हुई बहादुर शाह टू। बताओ कौन से वाले, एक टैग भी मिला था, टैग बताना कौन सा है। बहादुर शाह टू को कर चुके हैं जफर, क्योंकि ये ही वाज द फाउंड ऑफ पोइट्री, इसलिए इनको जफर का टैग मिला हुआ था। ठीक है, चलो रिवोल्ट बिगन हो गया, रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। तो रिवोल्ट कैसे बिगन हुआ कि आर्मी ने रिवोल्ट करा। अब आर्मी के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करेंगे लोग भी। अब कैसे बांटे, दो तरीके से, एक तो होगा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, एक होगा इनडायरेक्ट लोगों का। अब कैसे, डायरेक्ट तो सीधा पता है कि डायरेक्ट तो हमारे साथ मिलकर लड़ रहे हैं बस। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट जो सिपाही होंगे, जो भाग के आ रहे होंगे, उनकी मदद कर देंगे, जो रिवोल्ट वाले सिपाही। और जो ब्रिटिशर्स आ रहे होंगे उनको पकड़ने के लिए, उनको गलत रास्ता बता देंगे, उनको बोलेंगे भाई तो उधर जाओ, सिपाही उधर है, उधर, इस तरह से। तो वो होगा इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन। तो पहले बता, डायरेक्ट में क्या है कि इन सिपाहियों ने बर्न द बंगला ऑफ द ब्रिटिशर, लूटेड द मिलिट्री बाजार, कट द टेलीफोन वायर, बर्न बैराक, कोर्ट हाउस, मतलब सब इंग्लिश की जो भी चीज, जो भी सिंबल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो जला दिया। इन दिस वे द रिबल ट्राई टू डिस्ट्रॉय एवरी सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर। ये तो डायरेक्ट तरीका। रीजन क्या कहते, रेबेलियन स्प्रेड थ्रू द नॉर्थन एंड सेंट्रल इंडिया, पूरा नॉर्थ इंडिया कवर हो रहा था, और सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, नर्मदा के नीचे का साउथ इंडिया, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि ये रिबेलियन सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और काफी हद तक सेंटर तक रहा। मैं अगर मैप में देखे जाऊं तो मैप में मैंने आगे मैप भी इस्तेमाल किया होगा, इसके लिए दिखा देता हूं आपको, एक सेकंड, मैंने 100% मैप यूज कर रखा आगे, ऐसा नहीं हो सकता इसकी, ये कैसे हो गया भाई। देखिए इस मैप को ध्यान से देखो आप, इसमें ये है नर्मदा, लगभग ये क्या मानते हो आप इसको कि सर ये तो एमपी है, ये वाला इलाका तो एमपी है, यस। इस नर्मदा के ये नीचे वाला का इलाका पूरी तरह से अनअफेक्टेड था। तो फिर इससे इफेक्टेड इलाका कौन सा आया, इससे इफेक्टेड इलाका आया ये वाला, ये पूरा रीजन, ये पर मैं दिखाऊं दोबारा, इससे इफेक्टेड ये वाला इलाका। और इसमें भी राजस्थान और पंजाब, ये दोनों काफी हद तक शांत थे। राजस्थान पंजाब में ज्यादा हलचल नहीं थी। तो मेल हलचल कहां पे थी, इधर बंगाल, यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये वाला इलाका, उड़ीसा, ठीक है, बिहार, ये था मेन इलाका, ये पूरा, ठीक है। तो मेन जो रीजन था वो ये था। ये इलाका भी काफी हद तक शांत था, राजस्थान और पंजाब, क्योंकि वहां राजस्थान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉयल बैठे हुए थे राजपूत, और पंजाब में ईस्ट इंडिया कंपनी के दूसरे लॉयल बैठे हुए थे सिख। तो दोनों ने ही सपोर्ट करा इस रिबेल को, सपोर्ट मतलब सप्रेस करने के लिए मदद की ईस्ट इंडिया कंपनी की। कहां पहुंचा मैं, तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के बारे में बात हो गया। इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन में क्या है, तो ये लिख भी दिया मैंने कि जो रिबेलियन था वो सिर्फ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया तक था, साउथ ऑफ नर्मदा पूरी तरह से अनडिस्टर्ब था। इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन कैसे होगा, ये ऑफर करेंगे फूड एंड शेल्टर टू द रिबेलियन, जो भाग के आ रहे हैं उनको खाना देंगे, रुकने की जगह देंगे, प्लस मिसलीड करेंगे ब्रिटिश ट्रूप को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर। मेन फीचर क्या था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी इस रिवॉल्ट में देखने को मिली, ये अच्छा फीचर था, एकता, क्योंकि यही तो था, सारे लोगों ने मिल के बहादुर शाह जफर को अपना नेता को। अब देखो एक प्रॉब्लम क्या आ गई, क्योंकि काफी हद तक मराठा भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मराठा नाना साहब पेशवा के बनने के लिए। तो राजपूत और सिख दो कम्युनिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, दोनों ने क्यों सपोर्ट नहीं करा, उसका रीजन बताता हूं। सिख को प्रॉब्लम क्या थी, सिख के रिलेशन मुगल से बहुत खराब थे। आपको पता ही होगा कि दो जो सिख गुरुज हैं उनको मार दिया था, गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जन देव है ना, तो दोनों को मार दिया था किसने, एक को तो जहांगीर ने मरवाया था और एक को औरंगजेब ने। तो सिख और इनके रिलेशन तो वैसे खराब थे। अब इन्होंने नेता किसको घोषित करा रिवोल्ट का, बहादुर शाह टू। तो सिख को पता चल गया कि अगर ये सक्सेसफुल होगा तो दोबारा से मुगल पावर में आ देंगे, तो सिख तो बाई डिफॉल्ट सपोर्ट करना ही नहीं था, उन्होंने नहीं भी किया, ठीक है। दूसरी चीज, सिख ज्यादातर आर्मी के अंदर थे, इनकी आर्मी में शामिल थे, और वो इंडिया तो खैर हमारे यहाँ की धरती के उसमें ही है कि नमक हलाली, तो नमक हराम बन नहीं सकते, तो एक वो भी रीजन था।
राजपूत पाते हैं। राजपूत को प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि इस रिवोल्ट का एक और नेता था कौन, नाना साहब, पेशवा बनने की उम्मीद में। और राजपूत और मराठाओं के रिलेशन स्टार्टिंग से बहुत बुरे थे। मैं राजस्थान हिस्ट्री पढ़ चुका हूं, तो पता है मुझे कि बहुत बार ये लोग अटैक करते थे और राजपूतों को दबा के रखते थे। आपको देखा ही है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से पहले पहले किस तरह से राजपूतों को उंगली करके आए लोग। तो राजपूत नहीं चाहते थे कि दोबारा से मराठा पावर में आए और इनको तकलीफ दे राजपूतों को, तो इसलिए राजपूतों ने भी सपोर्ट नहीं करा। समझ रहे मेरी बात को? ऐसी बात नहीं सपोर्ट करना, शायद सपोर्ट करने की मन में रही भी होगी, बट ये दो रीजन थे जिसकी वजह से राजपूत और सिख इनसे अलग हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉर्म सेंटर और लीडर्स कौन कौन से इस पूरे रिवोल्ट के, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो अब बात करेंगे स्टॉर्म सेंटर कौन कौन से हैं, लीडर कौन कौन से है। मेन तो मेन तो आपको पता ही है कौन कौन सा होने वाला है। कानपुर होने वाला है, झांसी होने वाला है, ठीक है, अवध होने वाला है। मेन सेंटर तो यही है, इसके अलावा और एक दो देख लेते हैं, बरेली भी होगा। आइए जरा देखते हैं। तो सबसे मेन सेंटर है दिल्ली। 12 मई को रिवोल्ट होता है, आप याद करो 10 मई 1857 को, 10 मई 1853 थर्ड कैवेलरी जो थी वो रिवोल्ट करता है। 85 सिपाही उसके कहाँ पहुंच जाते हैं, दिल्ली में। और 2 दिन के बाद 12 मई को बहादुर शाह जफर को क्या डिक्लेयर कर देते हैं, अपना इंपीरियर। और वहां पे जो बैठा हुआ था लॉर्ड विलोगली, इसको मार देते हैं। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो दिल्ली में आपको क्या याद रखना कि दिल्ली का मेन लीडर कौन था, बहादुर शाह टू। ये लीडरशिप दिखाने के लिए था, बड़े बुड्ढे थे, ये काफी एज थे, 70-80 साल का इंसान है, तो ये इसको लीड करने की कैपेबिलिटी उतनी है नहीं। और ये कहीं हद तक एक नेगेटिव भी रहेगा कि गलत इंसान को इन्होंने लीडर बना दिया, ये इस काबिल ही नहीं था। अगर इसकी जगह सोच के देखिए, अगर बहादुर शाह टू की जगह औरंगजेब जैसा या अकबर जैसा, ठीक है, मुगल का कोई और ऐसा राजा होता तो शायद ये रिवोल्ट सक्सेसफुल हो जाता। पर बहादुर शाह टू खुद एक बहुत ही ज्यादा वीक पर्सन था, तो वो इस रिवोल्ट को लीड करने के लिए कैपेबल नहीं था। इसलिए कई हद तक लीड शकल से भी थी, एक्चुअल कमांड इसके हाथ में थी भी नहीं। जो रियल कमांड थी उसके लिए कोर्ट ऑफ सोल्जर बनाया गया, जिसके अंदर टोटल 10 मेंबर थे। उसमें से 6 आर्मी में से 4 सिविलियन थे। और इस कोर्ट ऑफ सोल्जर को लीड करता था बख्त खान। बख्त खान कौन है? बख्त खान ब्रिटिश आर्मी के अंदर एक सूबेदार था, तो वो इस कोर्ट ऑफ सोल्जर्स को लीड करता। तो रियल कमांड किसके पास में? बख्त खान बोल सकते हो, कोर्ट ऑफ सोल्जर बोल सकते हो, ठीक है। तो दिल्ली में 3 चीज आपको ध्यान रखनी है, लीडर, रियल लीडर, किसको मारा, विलोगली को, बस दिल्ली खत्म। अब मैं पैरेलल में ना इनका वो भी बताने वाला हूं कि किसने इसको वापस से रिकैप्चर करा। हालांकि मैंने रिकैप्चर अलग से बताया, बट मैं चाहूंगा कि आपको पैरेलल रीड करो। आइए दिल्ली डिफीट ऑफ रिबल्स, दिल्ली पाते हैं कि दिल्ली रिकैप्चर कब हुई, 20 सितंबर। कब स्टार्ट हुआ, 12 मई। कब कैप्चर हो रही, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 4 से 5 महीने के बाद। तो 20 सितंबर को क्या होता है, कौन है, जॉन निकोलसन, ये इंजर्ड हो जाता है, बाद में मर भी जाता है, लेकिन ये दिल्ली को सीज कर लेते हैं। दिल्ली वाज फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली जगह थी जहां से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, पहली जगह थी जो सबसे पहले फॉल होगी। अच्छा, इसमें जॉन निकोलसन की मदद किसने करी, पंजाब की सिख फोर्सेज ने, ठीक है, फोर्सेज फ्रॉम द पंजाब। बहादुर शाह टू उसको प्रिजनर बना लेते हैं और रंगून भेज दिया जाता है, जहां वो 1862 के अंदर, मतलब 5 साल के बाद मर जाता है। लेफ्टिनेंट हडसन, इस भाई साहब का था, जितने भी प्रिंसेस और ग्रैंडसन थे, मतलब जो भी सन और ग्रैंडसन थे किसके, बहादुर शाह जफर टू के, बहादुर शाह टू के, उन सबको खूनी दरवाजा में मार देता है। तो रिकैप्चर करने में 2 नाम याद रखिएगा, एक तो जॉन निकोलसन और एक लेफ्टिनेंट हडसन, बस लेफ्टिनेंट हडसन। दिल्ली कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे रिकैप्चर हुआ, दोनों हो चुका। अब आते नेक्स्ट पे, लखनऊ। तो ये स्टार्ट हुआ था 12 मई को, अब हम जा रहे हैं जून में, तो 4 जून को पहुंच गए, अगला बढ़ते बढ़ते पहुंचे लखनऊ, दिल्ली के पास ही लखनऊ। तो लखनऊ में कौन लीड करेगा, बेगम हजरत महल। क्यों क्यों दिक्कत है, क्योंकि मिस गवर्नेंस के नाम पे इन्होंने लखनऊ छीन लिया था, अवध छीन लिया था। तो ये चाहती है कि इसका बेटा जो है वर्जिस कादिर, वो उसको डिक्लेयर कर दे नवाब। यहाँ पे उस समय ब्रिटिश रेजिडेंट मौजूद थे, कौन, हेनरी लॉरेंस, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये तो होता था कि जिसको अनेक्स कर लेते उसकी जगह एक ब्रिटिश रेजिडेंट बैठा देते। तो अवध को अनेक्स करके उसकी जगह बैठा दिया गया था हेनरी लॉरेंस, एक ब्रिटिश रेजिडेंट को, जो पूरा अवध का कामकाज देखा था। तो ये रिबेल कर देते हैं, रिबेल करके इस हेनरी लॉरेंस को मार देते हैं। ये लखनऊ हो चुका, लखनऊ में स्टार्ट हो चुका। अब देखते हैं लखनऊ कैसे रिकैप्चर हुआ। तो आइए लखनऊ रिकैप्चर, लखनऊ रिकैप्चर होगा मार्च 1858 में, काफी टाइम लगे इसको रिकैप्चर में। किसने लीड किया, सर कॉलिन कैंपेबल और गोरखा रेजिमेंट, नेपाल ने सपोर्ट करा इसको, गोरखा रेजिमेंट, ये मैंने आपको एंग्लो नेपाल वॉर के टाइम में बताया था। तो बेगम हजरत महल फिर भी भाग के कहां चली गई, देखो नेपाल ही सपोर्ट कर रहा है और बेगम हजरत महल भाग के भी नेपाली गई, ये भी एक बड़ी ताज्जुब की बात है। खैर जो भी था, इस एग्जाम इसमें से आपको, हमें एग्जाम पर्पस से याद रखना है, सर कॉलिन कैंपबेल बंदे का नाम जिसने कैप्चर करा वो। आइए नेक्स्ट, कानपुर। अब कानपुर में आपको होता नाना साहब होंगे, बिल्कुल नाना साहब ही करेंगे। नाना साहब को सपोर्ट कौन करेगा, तात्या टोपे, जो इन्हीं का वजीर मिनिस्टर बोल सकते हो आप, गोरिल्ला फाइटिंग में माहिर है। एक अजीमुल्ला है, अजीमुल्ला कौन है, जो पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा फैलाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। तो ये 2 लोग सपोर्ट करेंगे नाना साहब को। इस समय यहाँ पे सर ह्यूज व्हीलर होंगे जो सरेंडर कर देंगे, मारेंगे नहीं इसको, बाकी 2 को तो निपटा दिया, देखो विलोगुली को निपटा दिया दिल्ली में, ठीक है, लॉरेंस को निपटा दिया कहां पर, लखनऊ में, बट यहाँ पे इसको निपटाया नहीं।
ह्यूज विलर को, इनको बोला, सरेंडर कर दिया उन्होंने, ठीक है, बात खत्म। तो इस तरह से कानपुर से स्टार्ट हुआ। झांसी पे आते हैं, बाद में चलता है रिकैप्चर पे, झांसी पे आते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई है। कानपुर जब फेल हो, जब कानपुर गिर जाता है, चलो कानपुर दिखा देता हूँ, कानपुर कैसे गिरा, कानपुर आते हैं। तो इसको भी कौन है, सर कॉलिन कैमल, ये वही बंदा है जिसने लखनऊ रिकैप्चर कर, लखनऊ कानपुर पास कहां से, तो दोनों को रिकैप्चर होने वाला बंदा एक ही। और आप जरा टाइमलाइन नोटिस करो, पहले कानपुर रिकैप्चर किया गया 6 दिसंबर 1857 को, इसके बाद अगले साल मार्च में कौन कैप्चर कर लिया, लखनऊ। तो कॉलिन कैम्पबेल है, नाना साहब जो है, नाना साहब को नेपाल, ये भी नाना साहब भी नेपाल भाग जाते हैं, और तात्या टोपे भाग जाता है और लक्ष्मी को ज्वाइन कर लेते, लक्ष्मीबाई को। आइए जरा, अब आते झांसी में। तो जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई इसको लीड करती है, लेकिन जब कानपुर फॉल हो जाता है, जब कानपुर गिर जाता है, तो तात्या टोपे भाग के आके इसको ज्वाइन कर लेता है। अब झांसी कैसे रिकैप्चर हुआ, जरा देखते हैं। झांसी रिकैप्चर, ये सर ह्यूज रोस ये रिकैप्चर करेंगे। आफ्टर झांसी फॉल, रानी मैनेज टू एस्केप एंड जॉइन तात्या फोर्सेज एट ग्वालियर। तो ये दोनों मिलके कहाँ स्टार्ट हो गए, ग्वालियर, और ग्वालियर पे लड़ते वहीं पे, ग्वालियर फोर्ट पे लड़ते लड़ते जो रानी लक्ष्मीबाई है उनकी डेथ होती है। जो ये ह्यूज रोज है, ये क्या बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जरा देखिएगा। हर ले द वुमेन हेयर ले द वुमेन हु वाज द ओनली मैन अमंग द, मतलब एक तारीफ करते, प्रशंसा करते हैं इनकी, कि अकेली मर्द थी, एक ऐसी औरत थी जो अकेली मर्द थी इन सारे रेबल्स के बीच में। तो काफी अच्छी चीज थी इनके बारे में। तात्या टोपे के बारे में क्या था कि तात्या टोपे जंगल में भाग जाते हैं और गुरिल्ला वारफेयर को कंटिन्यू करते हैं रानी लक्ष्मी के मरने के बाद, लेकिन इनको इनका दोस्त ही धोखा देता है। तात्या टोपे को इनका दोस्त, जो कि सो रहे होते हैं नींदों में, रात को जंगल में रहते हैं, तो वहां उनको ब्रिटिशर्स को बुला के तात्या टोपे को मरवा देता है। आइए जरा और देखते हैं कौन कहां से सेंटर है। मैं आपको सारे दोबारा भी दिखाऊंगा बना। बरेली, बरेली में कौन आएंगे, खान बहादुर खान। ये खान बहादुर खान कौन है, रोहिलखंड जो था, रोहिलखंड में जो पुराने रूलर थे उनके ही डिसेंडेंट है खान बहादुर खान। इनको क्या प्रॉब्लम थी खान बहादुर खान को, ये अपने पेंशन को लेकर सेटिस्फाई नहीं थे, ठीक है भाई। तो 40,000 सोल्जर की आर्मी रेस कर देते हैं, खुद को नवाब घोषित कर देते हैं बरेली का। आरा आते हैं, बरेली की आरा, कुछ ऐसा को आरा ऑफ बरेली कुछ ऐसा था ना, मूवी आई थी, हाँ। तो आरा एक जगह है बिहार में, यहाँ कौन नेता बनेगा, कुंवर सिंह। ये कौन है, ये जमींदार है जिसको हटा दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ का जमींदार, जगदीशपुर का। इसके अलावा कुछ और है, जैसे मौलवी अहमदुल्ला है फैजाबाद के, सुरेंद्र साई है संबलपुर के, जो डॉक्टर ऑफ लैब्स की वजह से परेशान थे, किससे, डलहौजी से। तो ये तो थे मेन मेन सेंटर। डिफीट में हमने दिल्ली का कैसे कैप्चर हुआ, कानपुर, लखनऊ सब पढ़ लिया हमने, झांसी भी पढ़ लिया। इसके अलावा अदर में आएंगे तो बरेली और जगदीशपुर को भी रिकैप्चर कर लिया गया। बनारस में जो रिबेलियन था उसको सप्रेस किया कर्नल नील ने, और 22 जुलाई 1858 पूरा रिवोल्ट पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तो ये था कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे खत्म हुआ। अब नोटिस करो, ज्यादा जगह नहीं आई। अब नोटिस करोगे ना तो कितनी जगह आई, दिल्ली जहां से स्टार्ट हुआ, तो दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली और आरा, और ज्यादा ज्यादा जाओगे तो फैजाबाद और संबलपुर। मतलब ये यूपी बिहार वाला इलाका ही चल रहा बस। फिनिश तो बहुत बड़ा रीजन कवर नहीं किया था इस रिपोर्ट में। तो आपको जो मेन मेन नाम याद रखने हैं कि कौन आया था, और वो मैंने इसके लिए यहाँ पे टेबल लगा दी है। इस टेबल में देख सकते हैं, इस टेबल के अंदर सारा बहुत, आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स में भी ये टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो, और भी आप शॉर्ट लिख सकते हो उसको। मैं अलग से शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा शॉर्ट करके मैं भी बना दूं। 25 फरवरी 1857 को, डेट तो खैर इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लेने के बाद, बैरमपुर से स्टार्ट होती है कौन सी, 19 बंगाल इन्फेंट्री वाली, 19 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, ये यहां से स्टार्ट होता है बहरमपुर से। उसके बाद कौन आता है नेक्स्ट पे, बैरकपुर में कौन आता है, 34, 19 के बाद 34, फिर थर्ड आ जाएगी, याद रखिएगा थर्ड, मेरठ से स्टार्ट होती। फिर दिल्ली में आपको बताइए बहादुर शाह टू आता है, और मेन जो कमांड होती है बखत खान के पास होती है। लखनऊ में कौन आ जाएगी, बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल अपने बेटे वर्जिश कादिर के लिए लड़ती है। कानपुर में कौन आएंगे, नाना साहब तात्या टोपे सपोर्ट करते हैं। कानपुर फैलने के बाद तात्या टोपे झांसी के पास चले आते हैं, झांसी में दोनों मिलकर लड़ते हैं। फिर वो झांसी में भी जब ग्वालियर में लोग आते हैं तो वहां पे भी खत्म हो जाए। झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई उनकी डेथ हो जाती है, बट ये तात्या टोपे भाग के जंगल में चले जाते हैं, वहां इनको एक दोस्त धोखा देता है, वहां मार दिए जाते हैं। झांसी में हो गया। बरेली में कौन है, खान बहादुर खान। आरा में कौन थे, आरा में बता कुंवर सिंह, जो जमींदार थे जगदीशपुर के, उनको हटा दिया था। फिर रिकैप्चर कैसे हुआ, अब ये रिकैप्चर में नाम याद रखना, दिल्ली किसने किया, दिल्ली रिकैप्चर करने जॉन निकोलसन, ये नाम इंपॉर्टेंट, दिल्ली में निकोलसन है, कानपुर में कैंपेबल है, ठीक है, और लखनऊ और कानपुर दोनों का एक ही बंदा था। झांसी के अंदर ह्यूज रोज है, कैसे याद रखोगे, रानी लक्ष्मीबाई रोज, कुछ ऐसा याद कर लो, रानी लक्ष्मीबाई को कैप्चर करने के लिए रोज लेके आए, कुछ ऐसा, कुछ कुछ ट्रिक बनाओ ना। और दिल्ली को कैसे याद होगा, दिल्ली में निकोलसन है, तो दिल्ली में निकोलसन, कुछ भी जॉन निकोलसन, वट जो भी आप ट्रिक बना सकते हो, मैंने खास ट्रिक इसके लिए बनाई नहीं है। और बरेली जगदीशपुर भी रिकैप्चर कर लिए गए। तो इस तरह से ये छोटी सी 2 या 4 नाम है, आराम से इनको मुझे लगता है आपको यही याद हो गए होंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। फिर भी जब वीडियो खत्म होने के बाद मैं मौका दूंगा 10 से 15-20 मिनट का, जाइएगा रिवाइज करके आइएगा, फिर क्वेश्चन पे अपन अटैक करेंगे। चलो आ जाते हैं अब इस पे, ये तो खत्म हुई कहानी, अब आता है थोड़ा मेंस की तरफ।
बताओ भैया ये रिवोल्ट क्यों फेल हुआ? तो रिवोल्ट फेल होने के पीछे रीजन क्या है कि नर्मदा रिवर के साउथ वाला इलाका पूरी तरह से अनएफेक्टेड था। ये तो सबसे बड़ा रीजन था कि मतलब एक बहुत छोटा इलाका ही था जहां ये रिवोल्ट था। बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है, बट हाँ पूरा इंडिया इसको नहीं जगा पाया, सेंस ऑफ नेशनलिज्म पूरे इंडिया में नहीं आ पाया। सो इंडिया साउथ ऑफ नर्मदा अनएफेक्टेड था। पंजाब जो था वो जॉन लॉरेंस के कंट्रोल में था, तो वो भी अनएफेक्टेड था। राजस्थान और सिंध में वो चुपचाप बैठे रहे। अफगान जो था उसमें दोस्त मोहम्मद था, दोस्त मोहम्मद वही जिसको वापस से छोड़ दिया गया था, लॉर्ड एलनबर्ग आ रहा है कि जाओ दोस्त मोहम्मद। तो दोस्त मोहम्मद बोले भैया पहले ही मैं बड़े इनसे लड़के परेशान, तो मुझे बीच में नहीं आना, तुम देखते रहो अपना। तो ये सब पंजाब, राजस्थान, सिंध, अफगान और साउथ ऑफ नर्मदा पूरी तरह से अनएफेक्टेड रहे, मदद नहीं करी मतलब उन्होंने। फिर लैक ऑफ यूनिटी जो इंडियंस के अंदर, ये बहुत बड़ा रीजन रहा इसका। मोर देन 50% सोल्जर जो थे वो खुद के अपने ही मतलब होता गया था कि 1857 के रिवोल्ट में आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही इतना ज्यादा नहीं थे, मैक्सिमम 86%, 86%, दोबारा बोलो 86% ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो सिपाही थे वो इंडियंस थे। और ये इंडियंस अपने ही इंडियंस के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हीं को मार रहे हैं। सेम बटालियन, दूसरी बटालियन आ रही है इंडियंस की, वो अपने ही भाइयों पे गोली चला रही है। तो इंडियंस में यूनिटी नहीं थी, तो ये एक रीजन रहा। इसके अलावा एक और चीज और नोटिस करो कि बंगाल के सिपाही ने तो रिवोल्ट किया, लेकिन पंजाब के सिपाही और साउथ इंडिया के सिपाही वो ब्रिटिशर्स के साथ में खड़े हो गए। सिख सरदार और साउथ इंडिया के जो तमिल तेलुगु टाइप के जो उस साइड के जो लोग थे, उनको मतलब नहीं क्या चल रहा, वो तो चीज आगे धार 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 गोली मार रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। फिर लेक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम वेरियस सेक्शन ऑफ द पीपल, रूलर्स ने मदद करी नहीं। राजपूत देख सकते हो आप, मर्चेंट्स ने मदद करी नहीं, जमींदारों ने मदद करी नहीं, एजुकेटेड इंटेलिजेंस ने मदद करी, क्योंकि ये सब तो इन्हीं की, ये सब तो क्रिएशन ही किसकी है? ये सब तो क्रिएशन ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की है, तो ये क्यों मदद करेंगे? एजुकेटेड को क्या लगा, नहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रहना जरूरी है। अगर इंडिया को सोशल इवल से दूर भागना है, जो सोशल इल चल रहे थे, जो बुराई कुरीतियां चल रही थी हमारे देश में, अगर उनसे हमको दूर होना है तो ब्रिटिशर्स को जरूरत है हमें। लेकिन बाद में उनकी धुंधली जो परत है वो हट जाएगी, कब कब हटेगी? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बाद काफी हद तक, बट अभी नहीं, वो थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी तो फिलहाल इन्होंने भी सपोर्ट करा। फिर सिख जो है ये लॉयल रहे ब्रिटिशर्स के। इनको किस बात का डर था? मुगल के रिवाइवल होने का। मैं बता दें सिख और मुगल के जो रिलेशन अच्छे नहीं थे। राजपूत और हैदराबाद को किसका डर था? मराठा होगा, कि उनको लगा मराठा दोबारा से आ जाएंगे, दोबारा तंग करेंगे, तो पहले मराठा ने बहुत उंगली करी थी इनके। तो बंगाल के जमींदार और जो बिग मर्चेंट थे वो तो ब्रिटिशर्स ने ही क्रिएट किए थे, वो क्यों मदद करेंगे, क्यों ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाएंगे? तालुकदार या बिग जमींदार जो थे अवध के, ये इनिशियली रिवोल्ट में, याद को तालुकदार मैंने बताया था, ब्रिटिश के तालुकदार के खिलाफ इंक्वायरी कर दी कि देखो उनको तालुक ज्यादा, तो इनको बाद में ब्रिटिश ने क्या प्रॉमिस कर दिया, चलो ठीक है हम तुम रिवोल्ट से पीछे हट जाओ, तुमको जो भी इंक्वायरी है तुम्हारे ऊपर, जो भी इंक्वायरी हमने बैठाई वो बंद कर देंगे, तुम्हारी जो भी तालुकदारी, जो भी जिम्मेदारी तुमको वापस दे देंगे। तो ये लोग वापस से रिवोल्ट छोड़ के चलाते हैं। सो अबंडन द रिवोल्ट वंस ब्रिटिशर रीश्योर्ड देम दैट देयर स्टेट वुड बी रिटर्न। ठीक है। न्यू एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, इसको क्या लगा ये प्रोडक्ट ऑफ द ब्रिटिश सिस्टम है कि ब्रिटिशर यहाँ रहेंगे तो हमें मॉडर्नाइज करने में फायदा होगा, तो इन्होंने भी सपोर्ट करा ब्रिटिशर्स को। सोल्जर्स फ्रॉम मद्रास एंड बॉम्बे, ज्यादातर लो क्लास के थे, लोअर क्लास, दलित कम्युनिटी, ठीक है, कुर्मी वगैरह, खुरमी कम्युनिटी जो लो क्लास थे, तो ये इनको पता था कि वापस से हम क्यों क्यों हम चाहेंगे कि दोबारा से हाई क्लास हमारे ऊपर राज करे, और अच्छी खासी लाइफ मिल रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, इक्वलिटी का स्टेटस मिल रहा है, पेमेंट मिल रही है टाइमली, और वो काम नहीं करने पड़े जो काम नॉर्मल करते थे, कूड़ा उठाना, मल उठाना लोगों का, थे जो इस तरह के जो गंदे काम नहीं करने पड़ रहे थे, तो इनकी लाइफ तो अच्छी गुजरी थी, क्यों उसके खिलाफ जाएंगे? इसलिए ये लॉयल बने रहे, और सही भी है। तो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन रूलर एक्टिवली सपोर्टेड द ब्रिटिश इन सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। बहुत सारे रूलर तो डायरेक्टली आ गए कि हम आ रहे हैं तुम्हारे साथ में, अपनी वफादारी दिखाने के लिए, जिसमें सबसे बड़े बड़े नाम याद है ना, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, तीनों के तीनों मराठा चीफ। मतलब मराठा तो आप तो बोले सर, हाँ 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 बिल्कुल सही, मराठा मतलब एक कौन? पेशवा। पेशवा के लिए कौन? नाना साहब। बस एक नाना, वो वाले नाना साहब नहीं हमारे बाजीराव के बेटे ना, वो वाले नाना साहब नहीं है। ये नाना साहब कौन है? पेशवा बाजीराव टू के बेटे नाना साहब, जो अडॉप्टेड बच्चा है, उसका नाम भी नाना साहब रखा गया। तो भैया नाना साहब के खिलाफ ये सब आगे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, महाराजा। उसमें सबसे बड़ा रोल सिंधिया का था, उस समय सिंधिया की आर्मी बहुत बड़ी थी, अगर सिंधिया सपोर्ट कर देता तो शायद ये रिवोल्ट सक्सेसफुल हो जाता। इसके लिए एक कोटेशन में दिखाऊंगा मैं भी आपको। फिर कश्मीर के महाराजा ने भी सपोर्ट करा ब्रिटिशर्स का, हैदराबाद के निजाम ने ब्रिटिशर्स सपोर्ट करा। ऐसा नहीं सिर्फ राजपूतों को गाली दो आप कि राजपूत और भी हैं, और भी हैं, सिर्फ राजपूत नहीं और भी हैं, मराठा भी हैं, कुछ मुस्लिम रूलर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। नेपाल ने, भोपाल भोपाल और नेपाल दोनों, भोपाल नवाब, नेपाल के जो भोपाल के जो नवाब थे वो, और जो नेपाल में जो उस समय रूलर थे जो रानास थे, उन्होंने भी। इसके अलावा कुछ और लॉयल स्टेट थी, जैसे रामपुर हो गया, पटियाला हो गया, जिंद हो गया, बड़ौदा हो गया। बड़ौदा तो पता ही है, बड़ौदा के गायकवाड़। तो ये सब लॉयल बने रहे किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी में। बड़ौदा मिटा दो ऐसे, क्योंकि जब गायकवाड़ लिख दिया तो ऑटोमेटिकली बड़ौदा आ चुका है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट थी। अब एक इंपॉर्टेंट कोटेशन याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिन जो फर्स्ट गवर्नर वाइस रॉय थे इंडिया के, उन्होंने क्या बोला? इफ सिंधिया ज्वाइन द म्यूटिनी आई शैल हैव टू पैक ऑफ टुमारो।
कि अगर सिंधिया सपोर्ट कर देता था मुझे अगले ही दिन बैग पैक करके भागना पड़ जाता यहाँ से। और लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन चीफ के बारे में क्या बोला, दे एक्टेड एज अ ब्रेक वाटर टू द स्टॉर्म विच वुड हैव अदरवाइज स्वेप्ट इन ए वन ग्रेट वेव, कि जो इंडियन चीफ थे एक्चुअल में उन्होंने ही हमारा साम्राज्य बचाया यहाँ पे, वरना हम तो कब के साफ हो गए होते। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कोटेशन काम आ सकता है मेंस एग्जामिनेशन के अंदर कि इंडियंस का रोल क्या है, 1857 का इंडियन चीफ का रोल क्या है। तो उसमें आप ये दोनों कोटेशन लिखिएगा, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। इसलिए मैं बहुत बड़ी कोटेशन, तो जब मैं बुक में पढ़ता हूँ तो बहुत हजारों कोटेशन होती है, तो सारी कोटेशन नोट्स के अंदर नहीं डालता। मुझे जो लगता है कि मेंस में काम आ सकते हैं, आप ये मत समझिएगा कि मैं जो नोट्स दे रहा हूँ इसमें कोई भी कोटेशन फालतू है, कोई भी कोटेशन फालतू नहीं। जो मुझे लगता है मेंस एग्जाम में काम आ सकते हैं मैं वही लिखता हूँ, उसके अलावा फालतू एक भी चीज नहीं लिखता मैं। नेक्स्ट रीजन, लैक ऑफ यूनिफाइड प्रोग्राम। अच्छा, ये मैंने बताया कि बहुत सारी कमीशंस बनी, उनको समझ में नहीं आया कि ये रिवोल्ट हुआ, इसके पीछे कोई नेशनलिज्म कुछ फीलिंग थी क्या कि इंडिया वाली, कुछ नहीं था, आगे दिखाऊंगा आपको। तो इनका कोई भी यूनिफाइड प्रोग्राम या आइडियोलॉजी थी ही नहीं। जैसे रानी की लक्ष्मीबाई झांसी जो है वो क्यों लड़ी थी अपने बेटे के लिए, क्योंकि उनका जो किंगडम है वो अक्वायर कर लिया डॉक्टर लैब्स की वजह से। नाना साहब क्यों लड़े थे, उनको पेंशन नहीं मिल रही थी। खान बहादुर खान क्यों लड़े, रोहिलखंड, क्योंकि इनको भी अक्वायर कर लिया, इनको भी पेंशन में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही थी। बेगम हजरत महल क्यों मर रही थी, क्योंकि इनको जयपुर नवाब जो हैदराबाद क्या बोला, लखनऊ, अवध अवध का अनेक्सेशन कर लिया था मिस गवर्नेंस के नाम पे डलहौजी ने। और सिपाही क्यों लड़े थे, सिपाहियों के तो बहुत सारे ग्रीवेंस थे, प्रोफेशनल भी थे, रिलीजियस भी थे और मिलिट्री वाले भी थे। तो ये सब अपने अपने रीजन के लिए लड़ रहे थे, कोई देश के लिए नहीं लड़ रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाना है, देश को बचाना है, ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। लेक ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग प्लान। भाई अगर ये बोलते हैं कि हमको मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ जाना है, जैसे हम लिबर्टी, इक्वलिटी या डेमोक्रेसी लेके आनी है कंट्री में, तो समझ में आता। बट इन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में बात नहीं की, इन्होंने क्या बोला, वापस से बहादुर शाह जफर टू को वापस से मुगल रूल लेके आएंगे। भाई दुनिया डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रही थी इस समय, और ये हमारे जो इंटेलिजेंट लोग हैं उसको क्या बोल रहे हैं कि हम दोबारा से वो एरिस्टोक्रेसी जो राजा महाराजा के टाइम पे जाएंगे। तो जो इंटेलिजेंस क्लास ने बोला ये गलत बात है, राजा महाराजा से कभी भी हमारा भला नहीं होगा, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, होता तो शायद कुछ होता। सो they could not see that the progress of the country lay in the going back they could not see that the progress of the country lay not in going back to the feudal monarchy but in going to the modern society and polity। तो दोबारा से आप फ्यूडल सिस्टम की तरफ जाओगे तो उसमें कोई सोसाइटी इंप्रूव नहीं होगी, आप नई मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़िए, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़िए, तो शायद कुछ हो सकता है। तो उसमें ये लोग थे नहीं, इसलिए मॉडर्न लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, इंटेल पढ़े लिखे लोगों ने सपोर्ट नहीं करा। नेक्स्ट, पुअर लीडरशिप एंड पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिवोल्ट। बहादुर शाह टू को आपने लीडर बना दिया, खुद बुड्ढा है वो, ठीक है, वो कहां से लड़ेगा बताइए खुद। तो वीक पर्सनैलिटी है, ओल्ड एज है, लेक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी थी नहीं इनके अंदर। तो इसे क्या हुआ, पॉलिटिकल वीकनेस आ गई मेन सेंटर के ऊपर ही। वेयर एज जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सपोर्ट कर रहे थे, निकोलसन, आउटराम, हैवलॉक, एडवर्ड, लॉरेंस बॉर्डर, और ये सब बहुत सारी वॉर पहले लड़ चुके थे, अफगान के अंदर, नेपाल के अंदर, बर्मा के अंदर। तो इन लोगों को लड़ने का तजुर्बा था, किस तरह लड़ा जाता है। और दूसरी चीज, बहुत ही अच्छे ट्रेंड बंदे थे, तो उनके खिलाफ एक ऐसा लड़ा जिसको लड़ना नहीं आता, तो बड़ा ही मुश्किल थी। Revolt was poorly organized and lack of the action plan. After suppression of the revolt, various commissions, अब ये important point आ रहा है, after suppression of the revolt, various commission were appointed to find any plan or scheme of the rebellion, but there was found be none। इतने कमीशन मैंने किसी को कोई प्लान ही नहीं मिला कि कोई प्लान या कोई स्कीम तो होगी कि उन्होंने भाई रिवोल्ट किया तो दिमाग में आइडिया तो होगा, इसके बाद हम यहाँ जाएंगे, ये चलेंगे, बिना किसी प्लान के रिवोल्ट हो गया। इनको खुद को नहीं पता आगे क्या होना है। अब बिना प्लानिंग के करोगे तो कहां से सक्सेसफुल होगा, इसलिए सक्सेसफुल नहीं भी हुआ। नेक्स्ट, सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश। इंडियन बेचारे तलवार से लड़ रहे हैं वो किससे लड़ रहे हैं, मॉडर्न वेपन्स के साथ में, तो ये भी एक प्रॉब्लम, हथियार नहीं थे ना इंडियंस के पास कि कुछ लड़ पाए उनसे। सिग्निफिकेंस क्या, अच्छा कुछ फायदे, कुछ प्लस पॉइंट भी देखते हैं। प्लस पॉइंट क्या है कि मेजर माइलस्टोन इन द मॉडर्न, आज तक ऐसा कोई भी इतना बड़ा रिवोल्ट नहीं हुआ था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ये सबसे बड़ा रिवोल्ट था। लास्ट आखिरी एफर्ट था दोबारा से ट्रेडिशनल लीडरशिप, मतलब फ्यूडल मोनार्की को, राजा महाराजा को लाने के लिए आखिरी स्टेप था, आखिरी एफर्ट जो लग सकता था वो खत्म हो गया। प्लस फर्स्ट ग्रेट पॉपुलर एफर्ट ऑफ रिड इंडिया टू द फॉरेन, पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों ने मिलकर बढ़ चल के फॉरेन रूल को हटाने के लिए। पॉपुलर एफर्ट का मतलब होता है जब लोग पॉपुलर वर्ड एफर्ट, इसका मतलब होता है कि जब कम्युनिटी होती है आपकी पूरी सपोर्ट करे आपको। नेक्स्ट, शैटर द इनविजिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स, और ये पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स को हराया जा सकता है, क्योंकि ये रिवोल्ट काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। देखो दिल्ली कैप्चर कर लिया, झांसी की, हर जगह काफी हद तक कैप्चर कर ही लिया ना, ठीक है, बाद में रिकैप्चर हो गया सब, लेकिन एक बार के लिए तो काफी हद तक अपने बैकफुट पर डाल ही दिया था। फिर क्रिएट ए वैल्यूएबल ट्रेडिशन और रेजिस्टेंस, और यहां से रेजिस्टेंस का ट्रेडिशन क्रिएट हो जाएगा, लोग अब मरने से नहीं डरेंगे, उनको ये हमको तो चाहिए आजादी। लीडर ऑफ द रिवोल्ट क्या है, इमर्ज एज द अर्लीस्ट नेशनल लीडर्स इंस्पायरिंग फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म। तो बाद में जो भी लीडर आएंगे, सुभाष चंद्र बोस हो गए, जितने उन लोगों के लिए जो आइडियल है वो आइडियल बनेंगे इस रिवोल्ट के लीडर, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई,
तो उन सब के नाम से, उन सब की बातें कर करके ये लोग आगे अपने आप को मोटिवेट करेंगे, और बहुत सारी स्टोरी बनती रहेगी लोगों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि बहुत बुरी तरह से रिवोल्ट कुचला गया। हजारों की तादाद में सिपाहियों को तोपों के आगे खड़े करके मार दिया गया, तो लोग डरे नहीं उससे, उससे उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग वो डेवलप हुई, और ज्यादा डेवलप हुई। सो डिबेट रिगार्डिंग नेचर ऑफ द रिवोल्ट अब आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एक डिबेट होती है हमेशा से कि ये रिवोल्ट कैसा था, क्या ये नेशनल स्ट्रगल था देश के लिए, या ये सिर्फ एक सिपाही की मुठनी थी। तो मैंने बोला ना, हर बंदा, जो भी बंदा आया उसने इसको नेशनल स्ट्रगल माना ही नहीं, सबने क्या बोला, ये तो सिपाही की मुठनी थी। जैसे कौन कौन ने बोला सिपाही की मुठनी? सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन सील, सर सैयद अहमद खान, मुंशी मुंशी जवाल जीवनलाल, मोइनुद्दीन और दुर्गादास बनो। मोइनुद्दीन कैसे, जो आई विटनेस था दिल्ली के अंदर उसमें मौजूद था, और दुर्गादास बनो बंदोपाध्याय, ये कौन था? ये बरेली का आई विटनेस था। तो इन सब ने इसको बोला तो सिपाही मुठनी थी। लेकिन एक बड़ी फेमस बंदे आते हैं जिनका नाम है वी.डी. सावरकर, वो बोलते हैं नहीं नहीं भाई साहब, ये तो नेशनल स्ट्रगल थी। क्या बोला उन्होंने? इन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। उसके अंदर वी.डी. सावरकर ने इसको नेशनल स्ट्रगल का टैग दिया। तो हमारे लिए ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है या नहीं वो मुझे नहीं पता, आप देख लीजिएगा, ये नाम याद रखिएगा, किस बुक के अंदर इन्होंने बोला ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अदर ओपिनियन देखते हैं, बाकी लोगों को क्या मानना था। एल.आर. रीस, रीस ने क्या बोला? वॉर ऑफ फेनाटिक रिलीजियनिस्ट अगेंस्ट द क्रिश्चियनिटी, धर्म के खिलाफ लड़ाई है, रीस को ये लग रहा है। ठीक है। हॉलम्स, टी.आर. होलम्स, ये को क्या लग रहा है कि सिविलाइजेशन और बार्बरिज्म के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, कि ये लोग जो जंगली लोग और जो सिविलाइज लोग हैं उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है। जेम्स आउटराम और टेलर को क्या लग रहा है? रिजल्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी का नाम दे रहे हैं इसको भाई साहब ये दोनों। बेंजामिन डिसराइल्स को क्या लग रहा है, जो फॉर्मर ब्रिटिश पीएम थे, उनके हिसाब से ये नेशनल राइजिंग है। हाँ ये चलो ठीक है, इनको लगा कि नेशनल राइजिंग है, एक अच्छी चीज है, कम से कम कोई बंदा तो ढंग की तरह सोच रहा है। मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन क्या आया? द स्ट्रगल ऑफ द सोल्जर्स पीजेंट डेमोक्रेटिक कंबाइन अगेंस्ट द फॉरेन एज वेल एज द फ्यूडल पॉलिटिक्स, खास इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ सकता आप इसको। जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट है, ए फ्यूडल आउटब्रस्ट हेडेड बाय द फ्यूडल चीफ। फ्यूडल आउटब्रस्ट का मतलब राजा महाराजा टाइप का, जो फ्यूडल उन्होंने मिलकर विद्रोह करा, उसको हेड भी वही कर रहे हैं, एंड देयर फॉलोवर एडेड बाय द वाइड स्प्रेड एंटी फॉरेन सेंटीमेंट। और इसको मदद किसने करी? जो बहुत टाइम से एंटी फॉरेन सेंटीमेंट मौजूद था, उससे मदद मिली। ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। एसएन सेन ने क्या बोला? वॉट बिगेन एज ए फाइट ऑफ द रिलीजन एंडेड एज ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि पहले ये रिलीजन की फाइट स्टार्ट होती, वो कारतूस वाला सिस्टम, और बाद में पूरा एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में तब्दील हुआ था। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है कई सारे लोगों ने बाद में बोलना स्टार्ट किया है। बट हाँ, फर्स्ट बंदा जो था वो याद रखिएगा, वी.डी. सावरकर। सिंबल क्या था उस समय का नेशनल 1857 रिवोल्ट का? रेड लोटस हो गया और चपातीस हो गया। ठीक है, ये सिंबल था, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ये तो सर अब आता है कॉन्सिक्वेंस, इंपैक्ट क्या हुआ इस रिवोल्ट का। तो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस तो ये हुआ कि एक आई ओपनर था, एक लेसन दे गया कि ब्रिटिश राज किस हद तक, किस नीच हद तक जा सकता है इंडियंस के खिलाफ। दूसरा, ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि भैया हम जो इक्वलिटी के बारे में बात करें गलत है, डिवाइडर रूल खेलो, इनको तोड़ो, धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे। पहले इक्वलिटी इक्वलिटी चिल्ला रहे थे, उनको लग रहा था सती बंद कर दो, इंडियन जो कस्टम, जो गलत कस्टम है उनको ना कुछ मत करो, सती करने तो करने दो, सालों जो करना करने दो इनको समझ में आ गया, इनको डिवाइड एंड रूल खेलो, इनके धर्म में ज्यादा इंटरफेयर मत करो, धर्म का मदद लो इन लोगों पर राज करने के लिए। With the beginning of the race for new market and colonies, consequently British began to vigorously effort to save its existing empire. तो वापस से इसने कह रहा रिन्यू इंपायरलिस्ट आइडियोलॉजी, तो दोबारा से इसने वही अपनी जो टेरिटरी को बढ़ाने वाले सिस्टम, जो बीच में 1857 सॉरी जो ये था ना इंपीरियलिस्टिक आइडियल, इंपीरियलिस्टिक का मतलब क्या है कि अपनी टेरिटरी को बढ़ाना, आगे तक लेके जाना, वो इन्होंने वापस से रिन्यू करने का मतलब क्या है, इनको समझ में आ गया कि आप जबरदस्ती किसी से एक्वायर करोगे तो बाद में वो राजा हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकता है। और यही रीजन था कि 1858 का जो क्वीन का प्रोक्लेमेशन आया था, उस प्रोक्लेमेशन में उसने क्वीन ने क्लियरली मेंशन किया था कि अब हम किसी भी राज्य को जबरदस्ती अनेक्स नहीं करेंगे। तो ये जो इनकी इंपीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी जो चल रही थी वो कई हद तक इन्होंने रिन्यू कर दी, और इन्होंने मना कर दिया कि अब हम जबरदस्ती किसी स्टेट को अनेक्स नहीं करेंगे। ये बाद में होगा, ये बाद बात करेंगे। और चेंज ऑफ पावर हो गया, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, उसकी जगह क्राउन खुद उठ के आ गया। चेंज इन द मिलिट्री पॉलिसी पूरी तरह से बदल गई, यूरोपियन सोल्जर्स की तादाद बढ़ा दी, पहले यूरोपियन सोल्जर कम थे, और रेशो भी चेंज कर दिया कि बंगाल के आर्मी में 1:2 कर दिया, इंडियंस अगर 200 है तो यूरोपियन कम से कम 100 चाहिए, बॉम्बे की आर्मी में 1:3 कर दिया, और मद्रास की आर्मी में 2:5 कर दिया, ये रेशो भी ध्यान रख लीजिएगा। और जितनी भी बड़ी पोजीशन थी वो सब यूरोपियन के लिए रिजर्व कर दी। यूरोपियन ट्रूप को दे दिया, जो भी आर्टिलरी होती है, हथियार खाना होता है, हथियार पे इंडियंस को पूरी तरह से हटा दिया, और पूरी तरह से, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि इस रिवॉल्ट के टाइम में इन्होंने हथियार खानों से हथियार लेके चले गए थे इंडियन सिपाही। तो अब हथियार खानों के ऊपर, जो आर्टिलरीज के ऊपर पूरी तरह से यूरोपियन ट्रूप का ही एक्सक्लूसिवली लिखा हुआ है
इसका मतलब है पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस का। एक इंपॉर्टेंट चीज, पंजाबी, गोरखा और पठान ये वो हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, जो ये सोल्जर वो थे जो लॉयल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। भले ही सामने उनके मुस्लिम है, भले ही सामने उनके पंजाबी है, भले ही सामने उनके गोरखा है, उनके खिलाफ गोली चला रहे हैं क्योंकि वो जिसका नमक खा रहे हैं उसकी हलाली कर रहे हैं। तो इनको रिक्रूट करने का ट्रेडिशन बढ़ गया कि इनको ज्यादा रिक्रूट करो, बाकी लोगों को रिक्रूट मत करो। तो इनका रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा नंबर में होने स्टार्ट हो गया। सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार एंड सेंट्रल इंडिया, उनको कर दिया नॉन मार्शल। एक इंपॉर्टेंट चीज ये, क्योंकि अवध के सोल्जर, बिहार और सेंट्रल इंडिया के सोल्जर्स ही ने पार्टिसिपेट किया ना, तो इनको नॉन मार्शल का मतलब है ये लड़ेंगे नहीं, बट ऐसे काम करो, लड़ने के लिए नहीं है। लड़ने के लिए कौन हो गया मार्शल के लिए? पंजाबी, गोरखा, पठान। तो उनको लड़ने वाली जो कैपेबिलिटी थी वो इनसे हटा दी। लड़ोगे नहीं तो ऑब्वियस बात उनके पास बंदूक नहीं होगी, बस ऐसे ही पैरा दो, सफाई करो, बाल काटो, खाना बनाओ, इस तरह के काम करो, लड़ नहीं सकते। लड़ने का काम सिर्फ इन्हीं के पास छोड़ दिया। फिर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, बैलेंस एंड कॉन्ट्रापास, ये सब इनको समझ में आ गया कि ये नेशनलिटी और सब काम नहीं चलने वाला, आपको डिवाइड करो, वो मैं बात कर चुका कास्ट के नाम पे। फिर आता है चेंज इन पॉलिसी टुवर्ड्स द अपर क्लासेस, प्रिंसेस एंड लॉर्ड। क्या क्या चेंजेस हुई अपर क्लासेस के खिलाफ, लैंडलॉर्ड के खिलाफ? देखते हैं। पॉलिसी ऑफ द अनेक्सेशन खत्म कर दिया, इनको समझ में आ गया जबरदस्ती आज किसी को लोगे तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो लॉर्ड कैनिंग ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट था उसको अबेंडन कर दिया, बंद कर दिया। प्रिंसेस एंड लैंडलॉर्ड रिवार्डेड एंड बी फ्रेंड। तो इसमें क्या हुआ कि जो भी विलेजेस और जागीर इन्होंने ले ली थी, किसी प्रिंसेस से या लैंडलॉर्ड से, उनको वापस से दे दी गई। तो विलेज एंड जागीर एक्सेट्रा रिस्टोर्ड। 1861 में क्या हुआ? स्पेशल ऑर्डर ऑफ द नाइटहुड, द स्टार ऑफ द इंडिया वाज, एक नया अवार्ड बना दिया स्टार ऑफ इंडिया, खुश करने के लिए इन प्रिंसेस को। और ये किसको दिया गया? भोपाल के रूलर को, बड़ौदा के रूलर को, ग्वालियर के रूलर को, पटियाला और रामपुर। ये प्लीज, ये किसको अवार्ड दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, मैंने पता नहीं क्यों उसको अच्छे पेन से नहीं करा, अब प्लीज ध्यान रखिएगा कि द स्टार ऑफ इंडिया अवार्ड 1861 के अंदर, 1861 के टाइम पे इंस्टीट्यूट हुआ। और किन किन किंगडम को दिया गया, मतलब किन किन किंगडम के राजाओं को? भोपाल, बड़ौदा, ये 5 है, इन 5 को ध्यान रखिएगा, इनको भूलना मत, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, ब्रिटेन एज ई पैरामाउंट पावर, मेन पावर ब्रिटेन को चलेगी। 1860-70 क्वीन विक्टोरिया ने बोला कि द इंपीरियर ऑफ द इंडिया, वो टाइटल है, क्वीन विक्टोरिया ने खुद के पास ले लिया, बुड्ढी ने। वो बोला कि मैं हूं इंपीरियर नहीं, इंप्रेस ऑफ द इंडिया, मतलब जो उसका मेन टाइटल है इंडिया का वो। लॉर्ड कर्जन ने बोल दिया डिक्लेयर्ड प्रिंसली स्टेट वर मेयर अगेंस्ट द ब्रिटेन क्राउन। क्या लिखा है? ओके, इसने ये बोला कि जो प्रिंसली स्टेट है वो ब्रिटिश क्राउन का सिर्फ एजेंट है, उनके पास उतनी पावर है जो हम दे रहे हैं, उसके अलावा खुद का कुछ नहीं उनके पास, मतलब हमने दे रखी पावर तो ही उनके पास में। तो मोटा मोटा ये बोला कि जो मेन पावर है वो ब्रिटेन ने अपने अंडर में लिया, यहां तक। फिर चेंज इन एटीट्यूड टुवर्ड द एजुकेटेड इंडियन, अब चेंज हो जाएगा क्योंकि इनको समझ आ गया एजुकेटेड इंडियन इनके खिलाफ हॉस्टाइल हो रहे हैं, तो इनका एटीट्यूड भी हॉस्टिलिटी टुवर्ड द हायर एजुकेशन। इनको समझ गया पढ़ा लिखाने से कोई मतलब नहीं, इनको अनपढ़ ही रखो, वो ज्यादा सही है। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट आ गया, उसके अंदर क्या कर दिया गया कि प्रोवाइड फॉर एनुअल कंपटीशन एग्जाम होगा, पर वो लंदन के अंदर होगा, ठीक है, वो चेंज कर दिया उन्होंने। इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया 1861, उसमें क्या बोले सर बार्टली फेरी ने बोला इन हिज फेमस मिनट ऑफ 1860, बोला पुश फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। रीजन क्या था? एसोसिएशन ऑफ इंडियन इन लेजिस्लेशन वुड फेमिलराइज द रूलर विद पॉपुलर सेंटीमेंट एंड अवॉइड फ्यूचर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर क्या स्टेटमेंट था? इनका ये मानना था कि आप जितना ज्यादा इंडियन को शामिल करोगे, कल को कुछ भी रिवोल्ट होता है तो ये एक संवाद का काम करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और लोकल लोगों से, और वो संवाद में एक बॉन्डिंग का काम करेंगे और आसानी से रिवोल्ट होगा नहीं अगर यहाँ पे जो लेजिस्लेशन लॉ बनाने की जो पावर है अगर उसके अंदर हम इंडियंस को शामिल कर ले तो। चेंज इन पॉलिसी टुवर्ड्स द कॉमन मासेस, कॉमन मासेस खिलाफ क्या पॉलिसी बदलाव आया कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। It was now openly put forward that there was many social and cultural defects in Indian society which made Indian unfit to rule themselves. Hence, they must be governed by the British for indefinite period of time. इन्होंने बोला तुम तो खुद ही पिछड़े लोग हो, तुम कहाँ गवर्न करोगे अपने आप को? तो तुमको गवर्न करने की पावर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है, बिकॉज तुम सोशली बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो। डिवाइड एंड रूल का खेल तो कितनी बार बता दें। डिवाइड एंड रूल का मतलब ये पॉलिसी ऑफ मुस्लिम को अपीजमेंट चालू हो जाएगा। अभी तक ये मुस्लिम को अपीज नहीं, अभी मुस्लिम को अपीज करेंगे ताकि हिंदू और मुसलमान में डिवाइडेशन स्टार्ट हो जाए। अपीज करने का तरीका क्या है आपको मैं बताऊंगा, किस तरह आगे जब बात करेंगे, किस तरह से सीटें देना प्रोविंशियल पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, सीटें प्रोवाइड करना, प्लस जो उनकी एजुकेशन वगैरह उसके ऊपर खर्चा उठाना, फंडिंग देना। तो इस तरह से मुस्लिम का अपीजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बाद में कहीं ना कहीं कम्युनल डिवाइडेशन का पार्ट बनेगा। नहीं हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात बताई दी आपको कि अपने आपको सुपीरियर समझते थे, इंडियंस को बोलते थे तो तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम हमारे बराबर आ सको। तो कई जगह ये डायरेक्टली बोर्ड लगा कर रखते थे कि इंडियंस आर नॉट अलाउड, यूरोपियंस की इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी अपने। ठीक है, मैं कहाँ बात कर था, ये वाला रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का कि ब्रिटिश बिगेन टू assert vigorously the doctrine of racial supremacy to assert their authority and humiliate the Indians.
यूरोपियन ओनली का बोर्ड लगा दिया गया है। फिर व्हाइट मैन बर्डन फिलोसफी। अब व्हाइट मैन बर्डन फिलोसफी क्या है? व्हाइट मैन बर्डन फिलोसफी का मतलब है कि जो ब्लैक लोग होते हैं वो नॉन अनसिविलाइज होते हैं और उनको हक नहीं है कि वो लोग क्या बोल सकते हैं, खुद को रूल कर सके। तो जो ब्लैक मैन है उनको रूल करने की पावर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक व्हाइट के पास है। तो ये थी व्हाइट मैन्स बर्डन फिलोसफी का कंसेप्ट मतलब। तो इस तरह से ये व्हाइट मैन बर्डन फिलोसफी थी जिसके अंदर ये बोला गया कि ब्लैक को रूल करने का या ब्लैक पे काम जो उनको ब्लैक के ऊपर सिर्फ व्हाइट ही हो सकते हैं, रूल करने का जो अधिकार है व्हाइट के पास है। ये व्हाइट मैन बर्डन फिलोसफी थी। बस हो गया। तो इसके साथ ही ये रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म होता है। ये कुछ और ओपिनियन है, ताराचंद का, एस बी चौधरी का, आर जी मजुमदार का, एस एन सेन का, एक स्ट्रोक का। ये मैं आपको पीडीएफ में दे दूँ, वहां से पढ़ लीजिएगा। जो यूट्यूब पे जाओ तो वीडियो रोक के पढ़ सकते हो, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इनके ओपिनियंस है। अब इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, बट क्वेश्चन करने से पहले मैं अगेन आपको मौका दूंगा कि ये पीडीएफ आप पढ़ें, टाइम लगाएं, उसके बाद मुझे ग्रुप पे मैसेज करें कि जब आपका हो जाए फिर हम इसको वापस आगे कंटिन्यू करेंगे आगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है। अब ये देखिए यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछती है वो जरा ध्यान से देखिए। यूपीएससी के क्वेश्चंस का लेवल हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who among the following was the leader of this some anti-British revolt in संबलपुर? तो संबलपुर में कौन लीडर था बताओ, पढ़ा हुआ है आपने, छोटा सा जरूर था बट यहीं पे था। ये रहा कि संबलपुर के अंदर कौन था? सुरेंद्र साई। ठीक है, डलहौजी का डॉक्टर ऑफ ये पॉइंट क्या बताया था। और फैजाबाद में कौन था? मैं दोबारा याद दिलाऊं, अच्छे अच्छे पॉइंट दोबारा बताऊं। फैजाबाद में कौन था? मौलवी अहमदुल्ला, ये याद रखिएगा। अच्छा, आरा के अंदर कौन था? आरा के अंदर कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के जमींदार थे। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट किया जाएगा, बरेली के अंदर कौन है? खान बहादुर खान। झांसी के अंदर लक्ष्मी पता ही है आपको, कानपुर में नाना साहब पता है आपको, लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल पता ही होगी, और यहाँ बहादुर शाह टू जो भगत खान बोल सकते हैं। प्लस किस किस को निपटाया? लॉर्ड विलोंगली को निपटाया दिल्ली के अंदर, या लॉर्ड लॉरेंस हेनरी लॉरेंस को टपकाया। देर आफ्टर इनके बाद हम यहाँ पे आते हैं कि किसने वापस रिकैप्चर करा। तो दिल्ली में कैसे लगे? निकोलसन। दिल्ली में निकोलसन मैंने याद करवाया था आपको। कानपुर में कौन आएगा? कैंपबेल। और लखनऊ में भी होगा कैंपबेल। कानपुर लखनऊ पास पास है, दोनों जगह कैंप लगा लिया। ठीक है, झांसी को रोज देंगे तो यूज रोज। ठीक है, लक्ष्मीबाई से याद रख लीजिएगा। और अदर में आएंगे तो वापस से कि बनारस के जो रिवेलियन था उसको किसने सप्रेस किया? नील ने। बनारस में नील। ठीक है, अब ये सकते हो कि बनारस में मोदी जी हमारे वाराणसी से जीते, या कुछ भी बनारस की ट्रिक बना सकते हो, नील की नील कुछ भी ऐसे। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे होंगे, इसलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सुरेंद्र साई। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहा सुरेंद्र साई। अब आता दूसरा, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया को क्या करा? अपोज करा, सपोर्ट करा, या अपोज किया? तो ऑब्वियसली बात है 1857 के रिवोल्ट को अपोज किया था। ठीक है, क्योंकि वो इसके रिवोल्ट के सपोर्ट में नहीं थे। वो चाहते थे कि ब्रिटिश रूल यहाँ पे रहे। ब्रिटिश क्यों रूल रहे? क्योंकि इंडियन के मॉडर्नाइजेशन के लिए वो मानते थे कि ब्रिटिशर्स का होना जरूरी है। तो इसको क्या लिखेंगे? अपोज द रिवोल्ट ऑफ 1857। रीजन क्या था? कि उनका मानना था कि ब्रिटिश रूल जरूरी है इंडियन को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ ले जाने के लिए, इक्वलिटी लिबर्टी इन सब आइडिया की तरफ। ठीक है, आई थर्ड, इन दिस इंस्टेंट वी कुड नॉट प्ले ऑफ मोहम्मदन अगेंस्ट हिंदू। मतलब हिंदू को मुसलमान के खिलाफ नहीं लड़ा पाए, हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं खेल पाए। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस से रिलेटेड में बोला? तो इसमें इसका कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि हम रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ रहे हैं तो बाई डिफॉल्ट आंसर ही हो जाएगा। लेकिन अब इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया कि बाकी जो तीन है कौन कौन से? चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और अगस्त मूवमेंट, इन सब में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला गया था। ठीक है, क्वेश्चन से समझते ना, पहला समझ में आ गया, चल रिवोल्ट ऑफ 1857 में हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, यहाँ तो कार्ड नहीं खेल पाया, लेकिन बाकी में तो खेला होगा उन्होंने। हाँ, ठीक है। अच्छा, फोर्थ भाई, चौथे का आंसर बताओ। अब बताओ, कुंवर सिंह, अभी बताया मैंने आपको। कुंवर सिंह कहाँ के थे? फटाफट आंसर है जी, 2 सेकंड के अंदर। आरा है, आरा वो बिहार के अंदर है। तो आपका जवाब होगा यहाँ पे बिहार ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आई, फिफ्थ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टेरिटरी वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट? मतलब 1857 के रिवोल्ट ने किसको इफेक्ट नहीं करा? झांसी को, जगदीशपुर को, लखनऊ। अब जगदीशपुर में बताया आपको कुंवर सिंह, लखनऊ का हुआ था बेगम हजरत महल, और झांसी का पता लक्ष्मीबाई। एक चित्तौड़ है, चित्तौड़ के राजपूत स्टेट थी, तो ये पूरी तरह से अनएफेक्टेड था। तो ये तो बता ही दोगा, सबका आंसर भी होगा। आंसर में मतलब टाइम नहीं लगना चाहिए। संजय सर गलत आंसर देते हैं। सी जगदीशपुर में थे ना कुंवर सिंह, आरा वाले जगदीशपुर। ये तो बताया मैंने आपको, दोबारा देखो, बहुत क्वेश्चन आते हैं इन सबसे, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ये तो यहाँ पे कहाँ गया, एक सेकंड। ये देखो आरा। तो आरा कहाँ पर है? बिहार में है। और यहाँ किसने लेट किया था? कुंवर सिंह, जो कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के। 2 क्वेश्चन आ चुके यूपीएससी में इसी पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ क्या होगा? विद रेफरेंस टू रिवोल्ट ऑफ 1857, who among the following was betrayed by a friend, captured and put to
डेथ बाय द ब्रिटिशर्स। बताइए कौन होगा जिसको उसी के दोस्त ने धोखा दे दिया, बाद में मार दिया गया? बिल्कुल तात्या टोपे। तात्या टोपे, ठीक है, तात्या टोपे। आइए बताइए गवर्नर जनरल कौन था 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे? 1857 के रिवोल्ट को ही याद रखिए, इसने कहीं नहीं लिखा, मेरी बात सुनो। इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, इसने कहीं भी नहीं लिखा इस क्वेश्चन में कि 1857 का रिवोल्ट है। इसने क्या लिखा? सिपॉय म्यूटिनी। हम जानते हैं कि जो सिपॉय म्यूटिनी है ये किसको बोला गया था? 1857 के रिवोल्ट को। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। इसको मैं स्टार बना देता हूं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कहीं भी नहीं लिखा गया 1857 का रिवोल्ट, इसमें लिखा गया सिपॉय म्यूटिनी। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, पता ही होगा आपको। लास्ट गवर्नर जनरल था वो, और फर्स्ट वायसरॉय भी बना। एग्जैक्टली, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ए ऑप्शन। चलिए 8वें क्वेश्चन आता, बताओ 8th क्वेश्चन का। व्हाट वर द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन? जो क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन हुआ, जो मैंने अभी नहीं पढ़ा, मैंने लास्ट क्लास से, इससे 1-2 क्लास पहले बता दिया मैंने आपको। उस प्रोक्लेमेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, मकसद क्या था, बताओ। टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन ऑफ टू अनेक्स द इंडियन स्टेट, एक। टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, दो। टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कम्युनिटी ट्रेड, ये शायद हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी डील कर रखा है, पहले भी बताया, प्रीवियस क्लास के अंदर भी हो चुका है। फिर भी आंसर बताओ। एक ही आंसर आया मेरे पास, पहले होने के बाद में भी अभी तक सिर्फ कार्तिक ने बोला है। बस देखो, हमें कोई इंडियन टेरिटरी को अनेक्स नहीं करना, सही बात है, ये तो बोला था बुढ़िया ने। दूसरा क्या बोला था? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, सही बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया और यहाँ चले गया। टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड, अरे भैया ट्रेड कहां से रेगुलेट करेगा, ट्रेड तो 1833 के अंदर ही खत्म कर दी थी। याद करो, 1813 चार्टर एक्ट में क्या कहता कि इसको सिर्फ बोला कि तुम चाइना के साथ और टी के साथ, टी में और चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हो बस। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने क्या बोला कि सब ट्रेड वेड खत्म, को तुम कोई ट्रेड नहीं करो, आपसे तुम क्या करो, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करोगे। समझ, तो ट्रेड वाली चीज तो बहुत पहले ही खत्म कर दी गई थी इनकी। तो ये पॉइंट तो कहीं से भी नहीं आता, रेगुलर ट्रेड को रेगुलर तो तब करेंगे उनके पास ट्रेड होगी। तो ये थर्ड तो रहेगा, सिर्फ 1 और 2 होगा, ए ऑप्शन। तो इस तरह का आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। सबके आंसर लिखे हुए हैं। अच्छा अब आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, ये भी अच्छे क्वेश्चन जरा देखिए। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। द एजुकेटेड इंडियन डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? दे न्यू दैट इंडिया वाज मिलिटरीली वीक। They believe that Britishers' influence was needed to lead India to the modernization. They believe that India need a master race to rule them. None of the above. बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही है, इसका जवाब होगा ये मॉडर्नाइजेशन। यही तो कंसेप्ट है, इसीलिए तो एजुकेटेड मिडिल क्लास ने अपोज किया 1857 रिपोर्ट को, क्योंकि उनका मानना ये था कि हमको कहाँ क्या बना देंगे, मॉडर्न बना देंगे, मॉडर्नाइजेशन तरफ लेके जाएंगे। बाद में गलत साबित हो गया। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 87? क्यों फेल हुआ? द रिबेल डिड नॉट हैव एनी कॉन्क्रीट एक्शन प्लान। आपको जवाब बताना, मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूँ। द मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स। द रिबेल लैक्ड ए विजन ऑफ द फ्यूचर सोसाइटी। क्या लगता है आपको, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? डी, ऑल ऑफ देम। ये सारे ही एग्जैक्टली सही रीजन है, बिल्कुल ठीक है, ये सारे रीजन वैलिड है। थर्ड पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए आपके हिसाब से गलत, जो गलत। तो इसका सही जवाब होगा अवध बेगम हजरत में, ये तो बिल्कुल सही है। दिल्ली में बखत खान, बख्त खान या बहादुर शाह, बख्त खान के पास एक्चुअल कमांड थी, ये भी ठीक है। फैजाबाद में कुंवर सिंह, कुंवर सिंह तो अभी 2 मिनट पहले बताया मैंने तुमको, आरा के अंदर, आरा में भी कहा जगदीशपुर में, तो ये तो गलत है। तो फैजाबाद में कौन था? फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। तो मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो फैजाबाद में थे, तो ये वाला पेयर गलत है। बरेली में खान बहादुर, सही बात है, सही है। अब बताइए इसके अंदर कि वो अमंग द फॉलोइंग रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1850, कौन लॉयल रहा? तो नवाब ऑफ भोपाल, होलकर ऑफ द इंदौर, कुंवर सिंह ऑफ द जगदीशपुर। इनमें से क्या लगता है आपको कौन सा सही होना चाहिए? बिल्कुल सही। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। नवाब ऑफ भोपाल भी लॉयल था, होलकर ऑफ इंदौर भी लॉयल थे, कुंवर जग, ये तो अलग है ना, ये तो रिवोल्ट किया था इन्होंने, तो ये नहीं होगा। तो 1 और 2 बी। फिर पे आ जाओ, पांचवा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट बूस्टेड द मोरल ऑफ द इंडियन सिपाही ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? किसने बूस्ट करा इंडियन का मोरल? याद रखना, जितना बताया गया उतना याद रखना, फालतू में जो एक्स्ट्रा पॉइंट तुमको लिखे हैं वो जरूरी नहीं हो। भाई जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैंने तुमको सारे बता रखे हैं, कुछ भी उसके अलग देखे इसका मतलब वो नहीं है। बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए? आपको मैंने अच्छे से बताया था कि पंजाब वॉर का भी इफेक्ट था और क्रीमियन वॉर का भी इफेक्ट था, इन दोनों का मैंने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि रशिया का, जापान का या इटालियन का। इसका मतलब 2 और 4 नहीं होंगे, तो सिर्फ 1 और 3 होंगे, बी ऑप्शन। छठे आ जाओ।
छठा क्वेश्चन किस तरह से, थोड़ा बहुत इसका क्वेश्चन तो है, उसके ऊपर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड इन द फेलियर, मतलब बता रहे 1857 का रिवोल्ट क्यों फेल हुआ। तो ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, 1857 का रिवोल्ट क्यों फेल हुआ, क्वेश्चन ये रहा, ऑप्शन ये रहा, बताओ आंसर। तो इतना सिंपल है कि आपका एक से तीनों स्टेटमेंट पढ़ते ही पता चल जाएगा आपको सही है कि गलत है। सही सही कतई सही है, बिल्कुल डी, ये सारे एग्जैक्ट रीजन है। होलकर सिंधिया लॉयल बने रहे, रिवोल्ट बैकवर्ड लुकिंग था, वो वापस से मोनार्की को स्टेबलाइज करना चाह रहा था, फ्यूडल मोनार्की को, किंग राजा वगैरह। और साउथ ऑफ द नर्मदा थे वो क्या थे, लार्जली अनएफेक्टेड थे, उनको ज्यादा फर्क पड़ा ही नहीं। तो इसका आंसर है डी। चलिए सेवन का आंसर बताओ। सेवन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, आप बताइए आंसर, पढ़ लो अच्छे से, आंसर बताओ सेवन का क्या आंसर होना चाहिए। Which of the following was the causes of the discontent among the sepoy that contributed to the revolt of 1857? तो ये पूछ रहा है कि क्या रीजन रहे, जो सिपाही जो थे, सिपाहियों ने विद्रोह क्यों करा, उनमें क्या प्रॉब्लम थी सिपाहियों को, क्वेश्चन ये है। तो they were no longer gifted with the jagir for their meritorious deeds. They were forced to serve in far away region without payment of extra battai allowance. They were forced to eat pig and cow fat when serving overseas. Their free postage privileges was withdrawn. तो आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए, आगे तीनों का, तीनों चारों सबका आंसर आ गया, ओके। तो दक्षा का गलत है, बाकी इसका सही है। क्यों, ये था, ये था, ये था, ये नहीं था। अरे भाई उनको कहाँ बोला कि आप पिग और काऊ का जो, उनको ईट कर खाने के लिए थोड़ी बोला, दे वर फोर्स टू ईट पिग एंड काऊ फैट व्हेन सर्विंग ओवरसीज, खाने के लिए थोड़ी बोला गया था। वो तो कारतूस वाला केस हुआ था, वो भी इंडिया के अंदर हुआ था, ओवरसीज थोड़ी हुआ था। तो थर्ड वाला पॉइंट गलत है ना, थर्ड वाला पॉइंट गलत है, ये नहीं होगा। बाकी तीनों ठीक है, तो 1 2 एंड 4। 8 पे आ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द चेंज इन द मिलिट्री पॉलिसी ऑफ, ये बोला है कि 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मिलिट्री पॉलिसी उसमें क्या चेंज हुआ। पहला, यूरोपियन ट्रूप वर strategically placed at the key areas. Punjabi, Gorkha and Pathan were declared as marshals. Regiment were formed on the basis of equality to prevent accumulation of the grievances. तो इनमें से आपको क्या लगता है कौन कौन सा है, जवाब दीजिए। ये जो पॉइंट था, यूरोपियन ट्रूप को मेन जगह पर लोकेट कर दिया, वो मेन जगह भी कौन सी, आर्टिलरी, हथियार का जो हथियार होते थे उनके अंदर, ये बात बिल्कुल ठीक है। पंजाबी, गोरखा, पठान को बोला गया मार्शल है। इनके अलावा बाकी जो अवध के, बंगाल के थे, उनको क्या बोल दिया गया कि आप नॉन मार्शल पोस्ट पे काम करोगे। नेक्स्ट क्या बोल दिया गया कि रेजिमेंट वाज फेस्ड ऑन द इक्वलिटी, है इक्वलिटी, कोई इक्वलिटी नहीं, इन्होंने बल्कि डिवाइड एंड रूल का प्रिंसिपल इस्तेमाल करा, इक्वलिटी का नहीं, डिवाइड एंड रूल, सो दैट ज्यादा लॉन्ग टाइम तक राज कर पाए, ये बात इनको समझ में आ गई। तो ये पॉइंट गलत है, खाली ये दोनों पॉइंट सही है, 1 एंड 2। मैसेज पे मैसेज। चलो अगले क्वेश्चन पाते हैं, 8 हो गया। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कॉज ऑफ द रिवोल्ट 1857 के रिवोल्ट का कौन सा कॉज नहीं है। एक ऑप्शन तो ये ह्यूमिलेशन ऑफ द इंडियन सिपॉय, ये तो था ही, आपको बताइए ह्यूमिलेट करते थे। इनमें से बताना है, तीनों में से कौन सा नहीं है, वो तो है ये कंफर्म है, इनमें बताओ। ग्रीवेंस ऑफ द एजुकेटेड इंडियंस, वेरियस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्लियर सा पता है, सो बी है। एजुकेटेड एजुकेटेड इंडियंस को तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, उनका तो कोई रीजन नहीं था रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट का, तो ये बी आंसर होगा, ठीक है। 10th का बताओ आंसर क्या है, हाँ ये 10th सोच के बताइएगा। 10th क्वेश्चन आपके पास है, जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन 10th। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि वो प्रिंसली स्टेट जो उनकी लॉयल थी उस पर मत जाओ, वो प्रिंसली स्टेट जो उनकी लॉयल, जो उनके खिलाफ थी उस पर आ जाओ। तो कौन कौन सी खिलाफ थी, मैं नाम पकड़ो। अवध खिलाफ थी सर, झांसी खिलाफ थी, और आरा भी, ये तो साफ पता चल गया, ये तीनों ऑप्शन ही कट गए इसमें से, तो ए हो गया बस, ये लो खत्म। भले आपको रामपुर के बारे में पता नहीं पता, भले ही भोपाल के बारे में पता नहीं पता, हमारा इस तरह से आराम से क्वेश्चन कर देंगे। चलिए 11 का आंसर बताओ, फटाफट आ गया हुआ तो, बिल्कुल, झांसी की रानी को रोज देने लक्ष्मी को, तो ह्यूज रोज। विच 12वें का आंसर बताओ, कौन सा गलत तरीके से मैच कर रखा है। लखनऊ में बेगम ऑफ अवध, आरा के अंदर कुंवर सिंह, बिहार के अंदर मौलवी अहमदुल्ला, बरेली के अंदर खान बहादुर खान, बताओ कौन सा होगा इसका। जल्दी से आंसर आना चाहिए, फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए, आए आंसर आए। ठीक है, निकिता गलत बोल दिया इस बार आपने। लखनऊ में तो बेगम ही तो थी, बेगम वही तो थी, हजरत महल। आरा के अंदर कुंवर सिंह, बिल्कुल ठीक है। बिहार के अंदर मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में था, बिहार में नहीं था, बिहार में यही था आरा, ये कुंवर सिंह। ठीक है, तो ये गलत हो गया, सी। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट डिड नॉट हेल्प द ब्रिटिश इन द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। तो किसने हेल्प नहीं करा वो बताना इनमें से,
किसने हेल्प नहीं करा बताइए ब्रिटिशर्स को रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए? बताओ। बिल्कुल सही, भोपाल ने भी मदद करा, नेपाल ने भी मदद करा, कश्मीर, तीनों ने मदद किया। इसका मतलब आंसर क्या होगा? नन। 14 का आंसर बताइए। इंडियन ट्रूप ऑर्गेनाइज ऑन द पॉलिसी ऑफ बैलेंस एंड काउंटर पोस्ट। काउंटर पोस्ट इसलिए करिए तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद ये करना जरूरी था, सो दैट क्या होगा कि जो हाई क्लास को काउंटर करने के लिए लो क्लास उनके पास हो। तो ये तो ठीक है, ये तो मैंने बताया। डिवाइड एंड रूल बोल दो या बैलेंस एंड काउंटर पोस्ट बोल दो, ये बात कर चुका हूं मैं। इन द बॉम्बे आर्मी रेशियो वाज फिक्स्ड 1 यूरोपियन टू द 2 इंडियन सोल्जर। नो, बॉम्बे के अंदर 1:2 नहीं, तो बंगाल के अंदर था, बॉम्बे में 1:3 था। देखो ये रेशियो भी ध्यान रखिए, रेशियो अच्छा है, इसमें रेशियो पे क्वेश्चन डाल लीजिए ना, बन सकता है बिल्कुल क्वेश्चन। ये रहा, मैं रेशियो दिखाता हूँ, ये रहा। बॉम्बे के अंदर 1:3 है, बंगाल में 1:2 है, और मद्रास के अंदर 2:5 है। तो कहाँ पहुंच गया था 1? इसका मतलब 14 में ये वाला गलत है, ये वाला सही है, तो 1 ओनली हो जाएगा। 15 का आंसर बताओ, आखिरी क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, बताइए आंसर क्या होना चाहिए। मैं इसका मतलब समझता हूँ, एक जनरल एमनेस्टी वाज ग्रांटेड टू ऑल द रिबल्स। मतलब 1857 के रिवॉल्ट में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया सबको माफ कर दिया महारानी ने। ठीक है कि भाई चलो सबको माफ करते हैं, जो भी था, कोई गलती गलती माफ करो, दोबारा से हमारा साथ दो। और दूसरा ये, द ब्रिटिशर्स गिव अप द पॉलिसी ऑफ द एनेक्सेशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स वाज अबंडेंट, कि डॉक्टर अब जो आप किसी को अनेक्स नहीं करेंगे हम। तो आपको जो क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन, इन दोनों में से कौन सी बात थी? सबका सही, सबका सही एकदम, बी, 2 ओनली। क्योंकि पहला वाला नहीं था, उसने बोला जो भी इंडियन रिवोल्ट में कोई भी ऐसा बंदा जिसमें जो ब्रिटिशर्स के कत्ल में शामिल है, मर्डर में शामिल है, उसको माफ नहीं किया जाएगा। तो ये नहीं था, ये सही है। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस कर लिए। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस में जो आए हुए हैं। अब आप देखो मेंस में किस लेवल के क्वेश्चन पूछा था। मेंस के क्वेश्चन का एक बार लेवल देखिएगा। व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, बात कर चुके हैं, तो ये कर लोगे आराम से। यस। explain how the uprising of 1857 constitute an important watershed in the evolution of the British policy towards colonial India। तो किस तरह से 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स की पॉलिसी बदल गई इंडिया के खिलाफ, इंडिया के लिए, वो बतानी है आपको। तो पूरा डिटेल में डिस्कशन किया मैंने, किस तरह मिलिट्री पॉलिसी बन गई, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने बना दी, अनेक्सेशन की पॉलिसी उन्होंने स्टॉप कर दी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ बताने। द 1857 अपराइजिंग 2019 का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है, देखो किस तरह क्वेश्चन आता है। द 1857 अपराइजिंग वाज द कल्मिनेशन ऑफ द recurrent big and small local rebellion that had occurred in the preceding 100 years of the British rule। तो ये वही बोल दिया कि प्री 1857 के जो रिवोल्ट होते, कि वो जो अपराइजिंग थी प्री, उन सब का क्यूमुलेशन इफेक्ट था 1857 का रिवोल्ट। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे 250 वर्ड्स के अंदर? पीजेंट्स, आर्टिशंस, डिपोज रूलर एंड जमींदार्स। ठीक है, इसके अलावा प्रिंसली स्टेट जो इन्होंने डिपोज कर दी, अनेक्सेशन की जो पॉलिसी लेके बैठे थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये सब हमें यहाँ पूरा डिटेल में बताना है। उनमें से एक दो एग्जांपल दे देंगे रिवोल्ट का, जो भी हो रहा है, एक दो हर चीज का एक एक दो एग्जांपल बता दो, हो गया काम, हो गया हमारा। तो बताइए ये क्वेश्चन का समझ है? क्वेश्चन की लैंग्वेज में मत जाओ, लैंग्वेज क्या लिखा हो भाड़ में जान दो, कंटेंट है क्या। आप, मैं अगर अभी आप इसी वक्त आपको क्वेश्चन दूं, चलो एक दिन का मौका दूं जो आपको पढ़ाया हो पढ़ने का, तो क्या आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं? जवाब बताओ। सिर्फ इसमें लैंग्वेज ऐसी खतरनाक लिखकर डरा दिया आप लोगों को, लैंग्वेज लेकर डर जाओ। ये बात तो वही है, लिखना तो वही है जो हमने पढ़ा हुआ है, और क्या इसमें नई चीज है। चलो आ जाओ और बाकी क्वेश्चन देखते हैं, 2005 का क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन द पॉलिसी ऑफ द सबऑर्डिनेट यूनियन टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स, अकाउंट फॉर द शिफ्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। ये थोड़ा अजीब गरीब क्वेश्चन है, इस तरह का हमने कुछ पढ़ा नहीं अभी तक। एग्जामिन द पॉलिसी ऑफ द सबऑर्डिनेट यूनियंस टुवर्ड द प्रिंसली स्टेट, अकाउंट फॉर द शिफ्ट ऑफ। इसको मैं अलग से कभी बात करूं ढंग से, इसमें ढंग से दोबारा डील के, जब मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे मार्च में, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हम लिखेंगे, तो जब लिखेंगे तो इसको मैं ढंग से डील करूँ। अभी के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी इसकी थोड़ी लैंग्वेज भी और थोड़ा जो कंटेंट भी है वो भी हमने जो पढ़ा वो उससे थोड़ा अलग है। व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडिया, बात कर ली 1857 रिवॉल्ट के बाद क्या क्या उन्होंने अलग चीजें करी। Thereafter, what began as a fight of the religion ended as a war of the independence. For there is not the slightest doubt that the rebel wanted to get rid of the alien government and restore the older order of the which King of Delhi was rightful representative. डू यू सपोर्ट दिस पॉइंट? बस ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि किस तरह जो रिवोल्ट के जो रिबेलियन थे, वो उस समय की सत्ता को गिराकर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाकर वापस से फ्यूडल मोनार्की को ऑब्टेन करना चाह रहे थे। आपको बोला जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हो, क्या आप इसको सपोर्ट करते हो? क्या ये सही है कि जो एज अ रिलीजन के लिए स्टार्ट हुआ वो बाद में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में तब्दील हो गया? तो कैसे स्टार्ट करेंगे अगर ये क्वेश्चन लिखना होता, तो आप सबसे पहले बताओगे रिवोल्ट स्टार्ट क्यों हुआ। कि रिवोल्ट स्टार्ट होने के पहले रिलीजियस कॉजेज बताएंगे, याद रखिएगा सिर्फ रिलीजियस कॉजेज बताना है, क्योंकि हमारा जो पॉइंट क्या है कि व्हाट बिगेन एज ए फाइट ऑफ द रिलीजन, तो रिलीजियस कॉजेज बताना है।
फिर रिलीजियस कॉजेज बताते बताने हमको बताना है कि किस तरह से रिलीजियस कॉजेज को सपोर्ट करेंगे, पॉलिटिकल कॉजेज जो डिफरेंट मिलिट्री कॉजेज है वो सपोर्ट में बता देंगे कि, और उसके बाद हमें बताना है कि कैसे ये जो रिलीजियस कॉजेज धीरे धीरे जो ग्रीवेंसेस है वो ग्रीवेंसेस रिलीजियस जरूर थी बट उसने किस तरह से एक बहुत बड़े इलाके को पकड़ा, डिफरेंट टाइप के जो, क्योंकि रिलीजियस कॉजेज में क्या होगा, सिर्फ सिपाहियों वाली बात आ जाएगी। हम कैसे बताएंगे कि वो वॉर ऑफ, क्योंकि इसमें मेन वर्ड पकड़ने, मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी मेंस का पेपर आता है वर्ड पकड़ने होते हैं। तो यहाँ क्या है, व्हाट बिगेन एज ए फाइट ऑफ द रिलीजन, तो ये एक वर्ड पकड़ लिया। बाद में दूसरा वर्ड क्या है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताने के लिए आपको बताना तो पड़ेगा कि किस तरह से पूरे नेशनल वाइड ये जो स्ट्रेच होगी। हाँ ठीक है, नर्मदा के साउथ में नहीं जा पाई बट ऊपर तो थी काफी बड़े इलाके में। तो उसके लिए आपको सारे कॉजेज जो मैंने बताया, पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, उसमें जितना आपको सुटेबल लगता है उतना आप लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, आफ्टर क्या है, for there is not the slightest doubt that the rebel wanted to get rid of the alien government, ठीक है, and restore the order। अब ये आ गया, rebel wanted to get rid of the alien government and restore the order। अब इसमें कैसे बताएंगे कि उस समय जो रिवोल्ट की स्टार्टिंग, आप बताएंगे कहां से, बैरकपुर से, बहरमपुर से लेकर बैरकपुर, बैरकपुर से लेकर मेरठ, और मेरठ के बाद 85 जो थर्ड कैवेलरी यूनिट थी उस किसके पास चलेगी, वो बहादुर शाह जफर के पास। बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित कर दिया। तो ये पॉइंट यहाँ इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि ये लाइन हमसे बोल रही है कि अपने पॉइंट को सपोर्ट करो। तो बताओ पूरा तीनों की क्रोनोलॉजी बताइए, क्रोनोलॉजी बता के तीनों की डेट बताओ, और डेट के साथ बताओ कि उन्होंने किस तरह बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित करा। डू यू सपोर्ट योर व्यूवर और व्यूवर, बता दिया, हो गया खत्म। इतना सारा लिख दोगे, बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे, 250 से ज्यादा वर्ड हो जाएंगे। बताइए, मेरी बात से एग्री करता है जो मैंने बोला? राइटिंग करना कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है, हमने जो पढ़ा होता है वही लिखना होता है। और ऐसा मत करना कि जो किसी ने अगर मॉडल आंसर पेपर बना रखा, आप सोचो हमारा आंसर, क्योंकि हर बंदे का आंसर अगर एक जैसा होगा तो यूपीएससी डिफरेंशिएट कैसे कर पाएगा। भाई आपने दूसरा क्या लिखा भाड़ में जान दो, आपने जो पढ़ा अपना दिमाग लगाओ, अपने दिमाग से लिखो, आपका आंसर सबसे अलग होना चाहिए ताकि पढ़ने में उसको लगे कोई नई चीज वो पढ़ रहा है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा होता है खत्म। बाकी कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी है, वो आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेम वैसे ही है, सेम वो बाद में जब हम बात करेंगे मार्च में, वैसे भी हमको दोबारा करना है इस पढ़ी, तब हम इसको देख लेंगे अच्छे से। अभी ये क्लास, मेरा टाइम हो गया।